अध्याय 25 अध्याय 25 विष प्रतिरोधक गोली के प्रभाव _1 अध्याय 25 विष प्रतिरोधक गोली के प्रभाव _1 राजकुमार के महल के एक नौकर के मार्गदर्शन में वांग किंगसी एक बार फिर उस स्थान पर पहुंची जहां उसने अपनी कौमार्यता खोई थी। अपने सामने राजकुमार के महल की पट्टिका को निहारते हुए आधे महीने पहले के दृश्य उसके मन में लगातार गूंज रहे थे। वांग किंगसी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए संघर्ष किया और शांत दिखने की कोशिश की। कुछ ही देर में राजकुमार के महल का नौकर वांग किंगसी को उत्तरी आंगन में ले गया और अंदर प्रवेश करने पर वांग किंगसी ने केवल लू चेन को मंडप में बैठे देखा। राजकुमारी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर वांग किंगसी तुरंत समझ गई, वास्तव में इस लंपट ने उसे एक बहाने से यहाँ आने के लिए बहकाया था। राजकुमारी द्वारा धन्यवाद कहने की बात तो सरासर हास्यास्पद है। स्पष्ट रूप से यह उसका अपने पुराने हथकंडे दोहराने और उसके शरीर के साथ फिर से खेलने का इरादा था। वांग किंगसी ने मन ही मन उपहास किया। इस बार मामला पिछली बार से अलग था। उत्तरी राजकुमार द्वारा अपनी पुरानी चाल दोहराने की कोशिश इतनी आसान नहीं होगी। फिर उसने सॉफ्ट मसल पाउडर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और लू चेन को अचानक पकड़ने और उस पर पाउडर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई और फिर चार्म सेडक्शन स्किल का प्रयोग करने का इरादा जताया। उसकी पवित्रता छीनने का साहस करने वाली वह आज उत्तरी राजकुमार को भारी कीमत चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इसी विचार के साथ वांग किंगसी धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी और फिर झुककर बोली, मैं विनम्र स्त्री राजकुमार को प्रणाम करती हूँ। लू चेन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर गंभीर चेहरे से कहा, मिस वांग, जिग्सुआन ने बताया था कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वह अभी इत्र की दुकान पर गई हैं। शायद उन्हें वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। कृपया बैठ जाए और थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। वांग किंगसी ने उत्तर दिया, जैसा आप चाहें राजकुमार। इसके बाद वांग किंगसी पत्थर की मेज के पास पहुंची और अपने क्लाउड अटायर का इस्तेमाल करके मेज पर रखी चायदानी को ढक दिया और उसमें सॉफ्ट मसल पाउडर डाल दिया। उसी क्षण लू चेन ने वांग किंगसी पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में उसकी निजी जानकारी झलकती हुई देखी। नाम वांग किंगसी, स्थिति 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट, दक्षिण के वांग परिवार की दत्तक पुत्री, मिस्टी पवेलियन की संत, 100 फ्लावर्स टावर की अस्थायी टावर मास्टर। ये सुनकर कि उत्तरी राजकुमार का महल उसकी तलाश कर रहा है, उसने उत्तरी राजकुमार की चाल को तुरंत भांप लिया। फिर भी उसने उत्तरी राजकुमार के महल की ओर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने चायदानी में सॉफ्ट मसल पाउडर डाला। पहले उत्तरी राजकुमार को नशीला पदार्थ देने की योजना बनाई और फिर उसे लुभाने के लिए चार्मिंग स्किल का इस्तेमाल करके अंततः उससे बदला लेने की योजना बनाई। रेटिंग 95, अनुकूलता 75, ड्रैगन और फीनिक्स चाय के निरंतर प्रभाव से प्रभावित। वांग किंगसी की निजी जानकारी देखकर लू चेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या उसने कभी सोचा था कि वह उसके खिलाफ सॉफ्ट मसल पाउडर का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है? उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लू चेन ने अपने मन में मौजूद सिस्टम से सवाल किया, सिस्टम, क्या पॉइजन इम्यूनिटी पिल सॉफ्ट मसल पाउडर का सामना कर सकती है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि मेजबान ने विष प्रतिरोधक गोली का सेवन कर लिया है, इसलिए उसे विष प्रतिरोधक शरीर प्राप्त हो गया है। इस दुनिया के सभी विषों को मेजबान का शरीर बेअसर कर सकता है। सिस्टम का जवाब सुनकर लू चेन को तसल्ली मिली। अगर वांग किंगसी ने उस पर सॉफ्ट मसल पाउडर का इस्तेमाल करने का इरादा किया था तो वह भी उसी पर पलटवार कर सकता था। इसके बाद लू चेन पत्थर की मेज के पास गया, चाय के 2 कप डाले, एक कप वांग किंगसी के सामने रखा और दूसरा कप खुद पकड़ लिया। सुश्री वांग, आपको प्यास लगी होगी, चाय पीजिए, आपका गला तर हो जाएगा। वांग किंगसी ने जल्दी से कहा, धन्यवाद राजकुमार, लेकिन यह विनम्र व्यक्ति प्यासा नहीं है। उसने अभी अभी उस चायदानी में सॉफ्ट मसल पाउडर डाला था, वह उसे पीने की हिम्मत नहीं कर रही थी और पाउडर के बिना भी वह राजकुमार के महल से चाय पीने की हिम्मत नहीं करती। पिछली बार जो हुआ था उसकी यादें अभी भी ताज़ा थीं और उसे राजकुमार के महल में बेहद सतर्क रहना पड़ता था ताकि दोबारा धोखा न खा जाए। वांग किंगसी को चाय न पीते देख लू चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर चाय का प्याला होठों तक उठाकर एक ही बार में सारी चाय पी ली। फिर वह वांग किंगसी के बगल में पत्थर की बेंच पर बैठ गया। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। किंगसी, जब से तुम पिछली बार गई थी तब से यह राजकुमार तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहा है। ये सुनकर वांग किंगसी के दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। वह जानती थी कि उत्तरी राजकुमार उस पर अपना दांव खेलने की तैयारी कर रहा है। इस समय वांग किंगसी ने खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस किया और शुक्रगुजार की कि उसने पहले ही सॉफ्ट मसल पाउडर को चायदानी में रख दिया था, अन्यथा पिछली स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती थी। इसके बाद वांग किंगसी ने कहा, मैं, एक विनम्र व्यक्ति, आपकी चिंता के लिए राजकुमार का आभारी हूँ। लू चेन ने आगे कहा, किंगसी, क्या तुमने और तुम्हारी बहनों ने 100 फूलों के टावर से अलविदा कह दिया है? मैं तुम्हें वापस लाने के लिए समय निकालने की योजना बना रहा हूँ। वांग किंगसी ने दयनीय भाव का नाटक करते हुए कहा, राजकुमार, कृपया इस नौकरानी को थोड़ा और समय दें। मैं उन्हें छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकती और मैंने अभी तक इस मामले पर उनसे बात नहीं की है। लू चेन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रुक गया। फिर उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। अरे, ये तो अजीब बात है, मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? ये सुनकर वांग किंगसी की आंखें चमक उठीं। सॉफ्ट मसल पाउडर अपना असर दिखा रहा था और वह अपना काम शुरू कर सकती थी। वांग किंगसी ने तुरंत घबराहट का नाटक किया, फिर तुरंत लू चेन को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय जब उसकी स्कर्ट मेज पर फिसल गई और चायदानी फर्श पर गिर गई। राजकुमार, आपको क्या हुआ है?
कृपया इस सेवक को डराएं नहीं। राजकुमार, यहीं रुको, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। उस समय उन दोनों के अलावा उत्तरी आंगन में कोई भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कोई नौकरानी भी नहीं थी। बेशक यह व्यवस्था विशेष रूप से लू चेन द्वारा की गई थी। इस समय लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, किंगसी, मैं ठीक हूँ, मुझे कमरे तक ले चलो। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस करूंगा। इसके बाद वान किंगसी ने लू चेन को सहारा देकर उत्तरी आंगन के एक कमरे में ले गई। अगर वहां कोई और होता तो उसे निश्चित रूप से लू चेन और वान किंगसी दोनों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती। कुछ ही देर में वान किंगसी ने लू चेन को कमरे में ले जाने में मदद की और उनके पीछे दरवाजा भी बंद कर दिया। इस समय वान किंगसी को स्थिति की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल होने ही वाली है और वह पहले से ही उत्तरी राजकुमार से निपटने और अपने दिल में भरी नफरत को निकालने की योजना बना रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद लू चेन ने कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, किंगसी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मेरा शरीर हमेशा से ही थोड़ा कमजोर रहा है और मुझे अक्सर सिरदर्द और हाथ पैरों में कमजोरी रहती है। वान किंगसी ने मन ही मन उपहास किया। काफी कमजोर? पिछली बार किसने घंटों तक उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी और इसे काफी कमजोर कहा जाता है? वान किंगसी अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आखिर वह उत्तरी राजकुमार के महल में थी और उसे चू युकिंग का भी ध्यान रखना था। उसे जल्द से जल्द उत्तरी राजकुमार को प्रभावित करना था और उत्तरी राजकुमार के महल के रहस्यमय गुरु के बारे में उससे जानकारी हासिल करनी थी। फिर वान किंगसी ने लू चेन की आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमार, मेरी आंखों में देखिए। उसके शब्द समाप्त होते ही वान किंगसी के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई और उसने आकर्षण और मोहक कौशल का उपयोग करने की तैयारी कर ली। उसी क्षण लू चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, किंगसी, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। वान किंगसी स्तब्ध रह गई। उसने पाया कि उसकी कुशलता एक बार फिर लुप्त हो गई थी। पल भर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? उत्तर के राजकुमार ने कुछ नहीं किया था, है ना? वह इतनी सावधान थी, फिर भी वह जाल में फंस गई। वान किंगसी ने बिस्तर पर लेटी लू चेन पर एक नजर डाली और राहत की सांस ली। शुक्र है, उसने पहले ही उत्तरी राजकुमार को कोमल मांसपेशियों का पाउडर दे दिया था। वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि जैसे ही वान किंगसी ने ये सोचा, लू चेन के मजबूत हाथ ने उसे मजबूती से बिस्तर पर खींच लिया और वह झट से पलट गया। ऊपर से उसे नीचे देखने लगा। वान किंगसी एक बार फिर स्तब्ध रह गई। क्या उत्तरी राजकुमार उसके सॉफ्ट मसल पाउडर से प्रभावित नहीं हुआ था? फिर भी उसमें इतनी ताकत कैसे बची हुई है? और अभी कुछ ही क्षण पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि उत्तरी राजकुमार ने सॉफ्ट मसल पाउडर का सेवन किया था। वान किंगसी का दिमाग सुन्न पड़ गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, लू चेन उसकी ओर झुकी। डिंग। होस्ट ने वान किंगसी के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर लिए हैं। ची शोधन मंत्र का अनुभव 20 बढ़ गया है। कायाकल्प कौशल का अनुभव 10 बढ़ गया है। अध्याय 26 अध्याय 26 शोडाउन_1 अध्याय 26 शोडाउन_1 वान किंगसी जानती थी कि उसका अंत निश्चित है। उत्तरी राजकुमार के साथ अपने पहले रिश्ते के दौरान उसे केवल दर्द का अनुभव हुआ। उसका दिमाग लगातार इस बारे में सोचता रहा कि उससे बदला कैसे लिया जाए, उसे कैसे मारा जाए। लेकिन महज आधे महीने बाद जब वह एक बार फिर उत्तरी राजकुमार के साथ संबंध बना रही थी तो वह अपना सारा दर्द भूल गई और पूरी तरह से भ्रम और मोह में डूब गई। कई घंटों बाद चू युकिन उत्तरी आंगन में गश्त कर रही थी, तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी और वह स्तब्ध होकर रुक गई। जब वह गश्त पर थी तब उसने मुजिक्सुआन और 3 अन्य महिलाओं को पूर्वी आंगन में स्पष्ट रूप से देखा था, तो उत्तरी आंगन में ऐसी आवाजें क्यों आ रही थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति चुपके से उत्तरी आंगन में घुस गया हो और वहां की किसी नौकरानी के साथ अवैध संबंध बना रहा हो? ये ठीक नहीं होगा। इसके बाद चू युकिन उस कमरे की ओर बढ़ी जहां से आवाजें आ रही थीं। उसने कागज के दरवाजे में एक छेद किया और अंदर झांका। ये देखकर चू युकिन अचंभित रह गई। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं, शर्मा गई, अपना सिर घुमाया और जल्दी से बड़बड़ाते हुए चली गई। ये छोटा बदमाश एक औरत को वापस ले आया और मुझे बताया तक नहीं। उसने सोचा था कि बाहरी आंगन का एक आदमी भीतरी आंगन की एक नौकरानी के साथ गुप्त संबंध बनाने आया था, लेकिन पता चला कि यह खुद लू चेन था जो कुछ गलत काम कर रहा था। उस दृश्य को देखने के बाद चू युकिन और भी अधिक बेचैन और परेशान महसूस करने लगी। चू युकिन ने अपने मन को स्थिर करने के लिए अपनी साधना तकनीक का तेजी से उपयोग किया और खुद को अनुचित विचारों से दूर रखने की याद दिलाती रही। सूर्यास्त पर सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा और आकाश में धधकती लाल रंग की धुंध छा गई। मुजिक्सुआन और झोउ परिवार की दोनों बहनें उत्तरी आंगन में पहुंचते ही बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। जाहिर तौर पर उन्हें पता था कि वहां क्या हुआ था। उस समय उत्तरी आंगन के एक कमरे में वान किंगसी लू चेन की बाहों में बेसुध पड़ी थी। गोधूली बेला की तेज रोशनी कमरे में फैल गई, जिससे वान किंगसी की गोरी त्वचा कांस्य रंग में रंग गई। इस समय तक वान किंगसी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसे पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। नहीं, ये कहना चाहिए कि सभी को धोखा दिया गया था। संपूर्ण महान शिया राजवंश को मूर्ख बनाया गया था। उत्तर का राजकुमार जिसने उसकी कौमार्यता छीनी थी, निश्चित रूप से निकम्मा नहीं हो सकता था। उत्तर के राजकुमार द्वारा पिछली बार उसकी कौमार्यता भंग किए जाने के बाद वह अत्यधिक क्रोध से भर गई थी, इसलिए उसने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया कि उत्तर का राजकुमार निकम्मा नहीं था। लेकिन अब जब वह इसके बारे में सोचती थी तो हर तरफ संदेह ही संदेह होता था।
सबसे पहले तो उत्तरी राजकुमार का घंटों तक उसके साथ खिलवाड़ कर पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था, जिसके पास इतनी शारीरिक सहनशक्ति नहीं होती, खासकर तब जब ऐसी अफवाहें थीं कि उत्तरी राजकुमार की ताकत शराब और महिलाओं के कारण लंबे समय से क्षीण हो चुकी थी। इसके अलावा उत्तरी राजकुमार चुपचाप उस कौशल को उसके शरीर में समाहित करने में भी सक्षम था, जिसने उसकी असाधारणता को भी साबित कर दिया। इसके अलावा आज उत्तर के राजकुमार ने सॉफ्ट मसल पाउडर पीने के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक था। क्या वह एक साधारण व्यक्ति हो सकता है? क्या वह वही निकम्मा राजकुमार हो सकता है जिसके बारे में लोग बात करते थे? क्या मजाक! अगर सॉफ्ट मसल पाउडर पीने के बाद भी अप्रभावित रहने वाले व्यक्ति को बेकार समझा जाए तो शायद दुनिया में उपयोगी लोग बहुत कम होंगे। जहां तक उत्तरी राजकुमार के इस दावे की बात है कि सॉफ्ट मसल पाउडर पीने के बाद उसे सिरदर्द और कमजोरी महसूस हुई, अब ये स्पष्ट हो गया था कि वह कमरे में प्रवेश करने में उसकी मदद पाने के उद्देश्य से नाटक कर रहा था, जिससे उसके लिए अपनी कार्रवाई को अंजाम देना आसान हो जाता। वांग किंगसी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे गहरा अफसोस होता था। उसे ये सोचकर बहुत मूर्खता महसूस होती थी कि उसने वास्तव में मान लिया था कि उत्तर राजकुमार सॉफ्ट मसल पाउडर से प्रभावित था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, जो होना था वो हो चुका था। उसी क्षण वांग किंगसी ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, आप मेरी पहचान पहले से ही जानते थे, है ना? इस स्तर पर दिखावा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब सच्चाई सामने रखने का समय आ गया था। लू चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि वह उसकी कला को तुरंत सील कर सकता था, और ये तथ्य कि वह सॉफ्ट मसल पाउडर के प्रति प्रतिरोधी था, ये दर्शाता है कि वह जानता था कि यह क्या है। अब और दिखावा करने का कोई फायदा नहीं था। वांग किंगसी की बातें सुनकर लू चेन ने उसकी कोमल पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कैसी पहचान? किंगसी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग किंगसी ने आगे कहा, राजकुमार, अब आपको दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी कौशल को पल भर में अपने शरीर में समाहित करने की क्षमता साधारण लोगों के बस की बात नहीं है, और यह असंभव है कि आप मेरी पहचान से अनजान हो। तो मुझे बताओ, तुम मेरे साथ कैसे पेश आने वाले हो? अब जब मैं तुम्हारे हाथों में आ चुका हूँ, तो तुम मुझे अपनी मर्जी से मार सकते हो या काट सकते हो। ये सुनकर लू चेन पलट गया और अपने दोनों हाथों को उसके सिर के दोनों ओर रखकर ऊपर से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मेरे राजकुमार शुयुन ने मुझ पर बहुत कृपा की है, मुझे 9वीं श्रेणी की एक खूबसूरत लड़की उपहार में दी है। अगर मैं तुम्हें यूं ही मार डालूं तो क्या मैं अमानवीय नहीं लगूंगी? लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। दरअसल उत्तरी राजकुमार को बहुत पहले से ही पता होगा कि उसे राजकुमार शुयुन ने भेजा था। इसके बाद वांग किंगसी ने हल्के से हंसते हुए कहा, सब कहते हैं कि उत्तर का राजकुमार निकम्मा है, यहाँ तक कि सम्राट ने भी तुमसे निराश होकर तुम्हें उत्तर शहर भेजा था, फिर भी तुमने कभी अपना बचाव नहीं किया और तुरंत उत्तर शहर आ गए। उत्तरी राजकुमार ने अपने असली रूप को इतनी गहराई से छिपा रखा है, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम इतने समय से ढूंढ कर रहे थे, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी गवाह को चुप कराने के लिए हत्या नहीं करोगे? वांग किंगसी की खूबसूरत आंखें सीधे लू चेन को घूर रही थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित बच पाएगी। आखिरकार वह पहले से ही उत्तरी राजकुमार के सामने शक्तिहीन थी, और वह कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता था। शायद जिस रहस्यमय ग्रैंडमास्टर की लोग बात कर रहे थे, वह स्वयं उत्तरी राजकुमार ही था। उसी क्षण लू चेन ने अपना हाथ उठाया, वांग किंगसी के मनमोहक गालों को सहलाया और फिर उदासीनता से कहा, अगर कोई और होता तो वे शायद तुम्हें मार ही डालते, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं न केवल तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना गुलाम, अपना प्रिय पालतू बनाऊंगा, ताकि तुम मुझसे बच्चे पैदा करो और मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी अवाक रह गई। हालांकि इसके बाद उसने एक ठंडी हंसी हंस दी। लू चेन ने हैरानी से पूछा, क्या आपको मेरी बातें मजेदार लग रही हैं? वांग किंगसी ने जवाब दिया, सचमुच ये हास्यास्पद हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं पूरे दिल से आपकी सेवा में स्वेच्छा से खड़ी रहूंगी? भले ही आपने मेरी क्षमता को सील कर दिया हो, फिर भी मैं अकेले होने पर आत्महत्या कर सकता हूँ। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी जान लेना? मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आत्महत्या करने का आपका क्या कारण होगा? वांग किंगसी ने उत्तर दिया, राजकुमार मुझे अपने महल में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में रखना चाहते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आत्महत्या क्यों करूंगी? क्या आपको लगता है कि मैं जीवित रहने के लिए इस तरह का अपमान सहन करूंगी? लू चेन ने उदासीनता से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें राजकुमार के महल में हमेशा के लिए कैद रखूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही रिहा कर दूंगा। वांग किंगसी का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसने अभी क्या सुना? क्या उत्तरी राजकुमार उसे रिहा करने वाला था? ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने अपनी बात खुलकर कह दी थी। अगर वह उसे जाने देता तो क्या ये किसी बाघ को वापस पहाड़ों में छोड़ने जैसा नहीं होता? उत्तरी राजकुमार इतने वर्षों तक अक्षम होने का नाटक करने में कामयाब रहा था, जिससे ये साबित होता है कि वह बहुत ही चतुर व्यक्ति था। क्या वह इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत रखता था, या फिर क्या उत्तरी राजकुमार को इतना भरोसा था कि वह उसे यान काउंटी छोड़ने से रोक सकता है? वांग किंगसी के चेहरे पर आश्चर्य देखकर लू चेन ने पूछा, क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? खुद को संभालते हुए वांग किंगसी ने पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि जैसे ही मैं उत्तरी राजकुमार के महल से बाहर निकलूंगी, मैं ये बात फैला दूंगी कि आप विकलांग व्यक्ति नहीं हैं? लू चेन ने उदासीनता से जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा।
दूसरी बात, मुझे विश्वास है कि आप मेरे रहस्यों को नहीं फैलाएंगे। 2 बार संबंध बनाने के बाद वान किंगसी की लोकप्रियता 90 तक बढ़ गई थी, खासकर आज की बातचीत के बाद जिसने उसे पूरी तरह से जीत लिया था। एक बार अनुकूलता 80 से ऊपर हो जाने पर विश्वासघात की कोई संभावना नहीं रहती, और तो और अब उसकी अनुकूलता 90 पर है। अध्याय 27 वान किंगसी का विकल्प आर। अध्याय 27 वान किंगसी का चुनाव। लू चेन की बातें सुनकर वान किंगसी चुप हो गई। दरअसल अगर वह बाहर जाकर सबको ये भी बता देती कि उत्तरी राजकुमार बेकार नहीं है, तो भी इस बात की संभावना कम ही थी कि कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा। आखिरकार उत्तर राजकुमार की निकम्मे व्यक्ति के रूप में छवि लोगों के दिलों में गहराई से घर कर चुकी थी, और यह बात इस तथ्य से और भी पुख्ता हो गई थी कि उत्तर शहर में आने के बाद से उसने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया था और हर दिन उत्तर राजकुमार हवेली में मौज मस्ती करने में बिताया था। अब उत्तरी शहर में लगातार अफवाहें फैल रही थीं कि उत्तरी राजकुमार अपने महल में कई खूबसूरत नौकरानियों को रखता था और दिन भर इन नौकरानियों के साथ मौज मस्ती करता रहता था। हालांकि वान किंगसी कुछ हद तक हैरान थी। उत्तर के राजकुमार को ऐसा क्यों लगा कि वह निश्चित रूप से कुछ नहीं बोलेगी? क्या वह उस पर इतना भरोसा करता था? क्या उसे यह नहीं पता था कि उसके द्वारा उसके खिलाफ इतना घिनौना कृत्य करने के बाद वह लगातार बदला लेने के बारे में सोच रही थी? तभी लू चेन ने वान किंगसी के कोमल शरीर को छोड़ दिया, बिस्तर से उठा और कपड़े पहनते हुए कहा, ठीक है, अब तुम वापस जा सकती हो। ये सुनकर वान किंगसी ने कुछ अविश्वास भरी नजरों से लू चेन की ओर देखा। क्या आप सचमुच मुझे जाने देना चाहते हैं? उसने पूछा। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहा, क्या आपको लगता है कि यह राजकुमार मजाक करना पसंद करता है? वान किंगसी ने बातचीत जारी नहीं रखी और वह भी कपड़े पहनने लगी। कुछ देर बाद वान किंगसी सावधानीपूर्वक राजकुमार के महल से बाहर निकली। हवेली के द्वार पर खड़ी होकर भी उसे कुछ हद तक यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर हवेली की पट्टिका को देखा। उसका दिल कई तरह की भावनाओं से भरा हुआ था। वह ऐसे ही चली गई थी? क्या उत्तर के राजकुमार ने सचमुच उस पर हाथ नहीं उठाया था? वान किंगसी ने तुरंत अपनी क्षमता की जांच की और वास्तव में उसकी क्षमता वापस आ गई थी। यदि उत्तर के राजकुमार का उसे जाने देने का इरादा नहीं होता तो वह उसकी आंतरिक क्षमता पर लगी मुहर को नहीं हटाता, खासकर इसलिए कि वह 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी और 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसके बाद वान किंगसी ने अपना सिर घुमाया, उसका दिल भय से भर गया और वह जल्दी से 100 फूलों के टावर की ओर वापस चली गई। पूरे रास्ते वह अपने आसपास के माहौल पर कड़ी नजर रखती रही, इस डर से कि उत्तरी राजकुमार रास्ते में उस पर हमला कर देगा। हालांकि वह बिना किसी के हाथ लगाए या पीछा किए बिना 100 फ्लावर्स टावर वापस पहुंचने में सफल रही। 100 फ्लावर्स टावर पर वापस आकर वान किंगसी एक मंडप पर खड़ी होकर नॉर्थ प्रिंस मैंशन की ओर देख रही थी और उसे ये सोचने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था कि नॉर्थ प्रिंस गंभीर लग रहे थे। उसे उत्तर के राजकुमार से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। वान किंगसी ने आह भरी। उत्तरी राजकुमार जितना अधिक उदार व्यवहार करता था उतना ही यह साबित होता था कि उसकी शक्ति जबरदस्त है। ये तथ्य कि उत्तर राजकुमार उसके प्रेम प्रसंगों का खुलासा करने से भयभीत नहीं था, ये दर्शाता है कि वह अब अपनी उजागर शक्ति के संभावित परिणामों से नहीं डरता था, और यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी संकेत देता है कि उत्तर राजकुमार शायद पहले से ही पूर्ण विकसित हो चुका है। वान किंगसी की भावनाएं जटिल थीं। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सचमुच मिस्टी पवेलियन को धोखा देना चाहिए, वान परिवार को धोखा देना चाहिए, राजकुमार लू शुयून को धोखा देना चाहिए? मंडप में बैठी वान किंगसी चुपचाप दूर तक निहार रही थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी लू चेन की आकृति एक बार फिर उसके मन में उभर आए। इसके तुरंत बाद जो कुछ अभी अभी हुआ था उसके दृश्य उसके दिमाग में फिर से चलने लगे और एक पल के लिए उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म और बेचैन हो गया। वान किंगसी ने आह भरी। उसे पहले ही पता चल चुका था कि उत्तरी राजकुमार के साथ संबंध बनाते समय उसे जो भावनाएं महसूस होती थीं, वह उसकी आदी हो गई थी। हालांकि ऐसी सिर्फ 2 ही घटनाएं हुई थीं, लेकिन इस बार की अनुभूतियां उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई थीं। उसे ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि अगर एक दिन उत्तरी राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने बेचैन शरीर को कैसे शांत करेगी। उसे नहीं पता था कि उत्तर के राजकुमार ने ये सब कैसे किया, लेकिन अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह अब उत्तर के राजकुमार के बिना नहीं रह सकती थी, और इस बारे में सोचने के बाद भले ही वह उत्तरी राजकुमार को मारने के लिए ब्लड मून टावर के साथ सहयोग करे, फिर भी वह राजकुमार लू शुयून की नजरों में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं होगी। आखिरकार वह वान परिवार द्वारा पाली पोसी गई एक हत्यारी मात्र थी जिसकी कोई उल्लेखनीय पहचान नहीं थी। इसलिए चाहे वह राजकुमार लू शुयून के साथ हो या उत्तरी राजकुमार के साथ, वास्तव में इसमें कोई खास अंतर नहीं था। इसके अलावा ये देखते हुए कि उत्तर के राजकुमार ने किसी तरह ऐसी स्थिति बना दी थी कि उसका शरीर उसके बिना नहीं रह सकता था, उत्तर के राजकुमार की महिला बनना वास्तव में उसका सबसे अच्छा विकल्प था। इसके बाद वान किंगसी ने उत्तरी राजकुमार के महल की ओर देखा और धीरे से कहा, राजकुमार, आप जीत गए हैं। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उस पर पड़ा दबाव पल भर में गायब होता हुआ प्रतीत हुआ। वह ये भी समझ गई थी कि उत्तरी राजकुमार उसे जाने देने में इतना आश्वस्त क्यों था। उसे यह महसूस होने से खुद को रोकना मुश्किल था कि उत्तरी राजकुमार एक भयानक व्यक्ति था। सौभाग्य से वह एक महिला थी, क्योंकि अगर वह पुरुष होती तो शायद अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती।
ठीक उसी समय मंडप में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। संत देवी, ब्लड मून टॉवर से एक संदेश आया है जिसमें हमसे ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या रहस्यमय ग्रैंडमास्टर अभी भी नॉर्थ प्रिंस मैंशन में हैं। वे 5 दिनों में यान काउंटी पहुंचेंगे। वान किंगसी ने भावहीनता से कहा, मुझे पता है, मैं आज रात खुद नॉर्थ प्रिंस मैंशन जाऊंगी और उनका परीक्षण करूंगी। रात के सन्नाटे में नॉर्थ प्रिंस मैंशन के प्रवेश द्वार पर एक काली आकृति प्रकट हुई। काली आकृति ने राजकुमार के महल के भरोसेमंद सहायकों को आसानी से दरकिनार कर दिया और तेजी से भीतरी आंगन में प्रवेश कर गई। राजकुमार के महल के बाहरी प्रांगण में बहुत अधिक कुशल मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई चुपके से अंदर घुस सकता था। लेकिन भीतरी प्रांगण ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी आसानी से प्रवेश कर सके। जैसे ही काली आकृति भीतरी आंगन में पहुंची, इससे पहले कि वह अंदर प्रवेश कर पाती, उसे सफेद वस्त्र पहने एक महिला ने रोक दिया। चू युकीन ने काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, राजकुमार के महल में कोई भी यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता। उसके शब्द समाप्त होते ही चू युकीन ने अपनी तलवार काले वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़ा दी। काले वस्त्र पहने हुए आकृति ने आसानी से चकमा दिया और चू युकीन के वार से बच गई। चू युकीन की भौहें तन गईं और उसके दिल में बेचैनी की भावना घर कर गई। 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि वह चेनर की हत्या करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही चू युकीन अपना हमला जारी रखने के लिए तैयार हुई, उस महिला ने कहा, मैडम चू, मुझे राजकुमार से कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करनी है, कृपया मुझे जाने दें। ये सुनकर चू युकीन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या आपको कोई जरूरी बात करनी है? मुझे लगता है आप लोग उसकी हत्या करने आए हैं। मैडम चू को याद नहीं था कि लू चेन कभी उनके अलावा किसी अन्य 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के साथ घुलमिल पाए हो, और भले ही उस महिला की आवाज परिचित लग रही थी, मैडम चू फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकी और उन्हें उसे एक महिला हत्यारे के रूप में ही मानना पड़ा। इसके बाद मैडम चू ने अपनी तलवार फिर से काले वस्त्र वाली महिला की ओर घुमाई, लेकिन काले वस्त्र वाली महिला का चू युकीन से सीधे भिड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह लगातार चकमा देती रही। कुछ ही देर में मुख्य आंगन में मौजूद लू चेन ने बाहर शोर सुना और वह तुरंत बाहर आ गया। लू चेन के पास एक ऐसी प्रणाली थी जो किसी व्यक्ति की पहचान तुरंत कर सकती थी, भले ही उसने काले कपड़े पहने हो और नकाब पहना हो। जब लू चेन ने देखा कि काले वस्त्र वाली महिला वांग किंगसी है, तो उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने चू युकीन से कहा, मैडम चू, वह मेरी ही है, उसे अंदर आने दीजिए। लू चेन की बातों को सुनकर चू युकीन स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि लू चेन ने 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट को अपने अधीन कैसे रख लिया, वह भी एक महिला को। उसने निश्चित रूप से लू चेन के आसपास पहले कभी किसी अन्य 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट को न तो सुना था और न ही देखा था। लेकिन जल्द ही चू युकीन ने अपनी चिंता छोड़ दी, क्योंकि लू चेन के बारे में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं जानती थी। मैडम चू तब एक तरफ हट गईं, लेकिन फिर भी वांग किंगसी को धमकी देते हुए बोलीं, अगर तुमने उत्तर राजकुमार के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम उत्तर राजकुमार के महल से बाहर नहीं निकल पाओगी। वांग किंगसी ने मैडम चू की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे लू चेन के कमरे में चली गई। कमरे में प्रवेश करने के बाद वांग किंगसी ने अपना घूंघट हटा दिया। उसी क्षण लू चेन ने वांग किंगसी के पूरे शरीर पर एक नजर डाली। काले रंग के तंग कपड़ों में लिपटी हुई उसकी सुडौल आकृति पूरी तरह से निखर रही थी, जिससे वह असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार के महल से निकले हुए अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम मुझसे दोबारा मिलने आ गई हो। क्या ऐसा है कि तुम इस राजकुमार के साथ फिर से वैवाहिक संबंध बनाना चाहती हो? वांग किंगसी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार मजाक कर रहे हैं, मैं आपके जितनी सक्षम नहीं हूँ महाराज। मैं राजकुमार को ये बताने आया हूँ कि ब्लड मून टावर के हत्यारे 5 दिनों में यान काउंटी पहुँचेंगे और इस बार आपको मारने के लिए उन्होंने 5 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को भेजा है और यहाँ तक कि वाइस टावर मास्टर को भी तैनात कर दिया गया है। अध्याय 28 अध्याय 28 अध्याय 28 असल में तुम ही हो। अध्याय 28 असल में तुम ही हो। वांग किंगसी की बातें सुनकर लू चेन के चेहरे पर जरा भी बेचैनी नहीं दिखी। उसने वांग किंगसी की निजी प्रोफाइल से ब्लड मून टावर द्वारा उसे मारने के लिए लोगों को भेजने की जानकारी पहले ही निकाल ली थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ब्लड मून टावर वास्तव में उसे मारने के लिए इतने सारे 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को भेजेगा। क्या इस दुनिया में 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट दुर्लभ नहीं होने चाहिए? वे अब इतनी बड़ी संख्या में कैसे मौजूद हैं? सिर्फ एक निकम्मे राजकुमार की हत्या के लिए उनमें से 5 को भेजना, क्या यह वाकई ठीक है? अगर उसके पास यह व्यवस्था नहीं होती तो शायद उसका पतन निश्चित था। लू चेन के चेहरे पर चिंता का कोई भाव न देखकर वांग किंगसी ने मन ही मन सोचा कि वास्तव में उत्तरी राजकुमार शक्तिशाली हो गया है और ब्लड मून टावर के हत्यारों से जरा भी नहीं डरता। उसी क्षण लू चेन वांग किंगसी के पीछे आया, फिर अपने हाथों को उसकी बाहों के नीचे डालकर उसकी पतली कमर को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसके कान में फुसफुसाया, लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे 8वें भाई के साथ इस तरह विश्वासघात करने के लिए वह किसी को भेजकर आपको मरवा देगा? वांग किंगसी ने मोहक लहजे में कहा, क्या ये सब राजकुमार की वजह से नहीं हुआ? मैं अब आपकी पत्नी हूँ और आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे बस यही उम्मीद है कि भविष्य में राजकुमार मुझे महत्व देंगे और मुझे इस्तेमाल के बाद फेंक देने वाले एकमात्र उपकरण के रूप में नहीं समझेंगे। लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। बोलते बोलते लू चेन ने अपना सिर वांग किंगसी के सुगंधित कंधे पर टिका दिया और उसके शरीर की खुशबू को महसूस किया। लू चेन मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि कुछ ही दिनों में ब्लड मून टावर के लोग आ जाएंगे। हालांकि उसके पास डेजर्ट ईगल और बैटरेली जैसे आधुनिक हथियार थे, लेकिन अगर दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए और कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो उसे डर था कि खतरे में पड़ने से पहले वह अपना हथियार भी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए उसे अपनी ताकत को बढ़ाना बेहद जरूरी था। अगर वह इन कुछ दिनों के भीतर 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के पद तक पहुंच जाए तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे उसकी शारीरिक क्षमता के हर पहलू में काफी सुधार होगा। भले ही ब्लड मून टावर के हथियारे बहुत तेज हों, लेकिन 9वीं श्रेणी की ताकत की मदद से डेजर्ट ईगल और बैटरेली उन्हें मारना मुर्गियों को काटने जितना आसान बना देंगे। हालांकि हथियार कितने भी उपयोगी क्यों न हो, उनका इस्तेमाल करने के लिए जीवित रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अचानक हमला कर दे और उसकी संवेदी क्षमताएं पर्याप्त न हों, तो एक ही गोली से जान लेने की क्षमता होने के बावजूद दुश्मन उसे पहले ही मार गिरा सकता है। इस बिंदु पर लू चेन ने अपने मन में मौजूद प्रणाली से पूछा, प्रणाली क्यूई शोधन मंत्र को दूसरे स्तर तक अपग्रेड करने के लिए अभी कितने अनुभव की आवश्यकता है? सिस्टम की आवाज तुरंत लू चेन के दिमाग में गूंज उठी। आपको और 100 अनुभव अंक चाहिए। ये सुनकर लू चेन बेहद खुश हो गया। उसे दूसरे स्तर पर पहुंचने के लिए केवल 100 और अनुभव अंक चाहिए थे। की तेजी। इसके बाद लू चेन ने पूछा, ची शोधन मंत्र को दूसरे स्तर तक उन्नत करने के बाद क्या मेरा क्षेत्र 7वें ग्रेड में प्रवेश कर सकता है? लू चेन का सवाल थोड़ा रूढ़िवादी था। मूल रूप से उसने सोचा था कि यदि ची शोधन मंत्र दूसरे स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी शक्ति संभवतः 9वीं श्रेणी तक पहुंच सकती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, ची शोधन मंत्र को द्वितीय स्तर पर अपग्रेड करने के बाद मेजबान का क्षेत्र 9वें ग्रेड में उन्नत हो जाएगा। लू चेन थोड़ा उत्साहित था। जैसा उसने सोचा था, सचमुच वह 9वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहा था। हालांकि दोबारा सोचने पर ची शोधन मंत्र केवल ची को परिष्कृत करने की एक साधना तकनीक थी, जो मुख्य रूप से वास्तविक घातक शक्ति के बिना उसके कौशल को बढ़ाती थी। भविष्य में भी उसे घातक शक्ति वाली बाहरी साधना तकनीक खोजने की आवश्यकता होगी। इस समय लू चेन के आलिंगन में लिपटी वांग किंगसी को अपने शरीर में कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। वांग किंगसी का गोरा रंग तुरंत गुलाबी हो गया और फिर उसके चेहरे से लेकर कॉलरबोन और गर्दन तक शर्म की लाली फैल गई। फिर लू चेन ने वांग किंगसी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब से तुम मेरी दासी हो। एक दासी के रूप में क्या तुम जानती हो कि तुम्हें अपने स्वामी के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनकर वांग किंगसी थोड़ी हैरान रह गई। दोपहर भर इस आदमी ने उसके साथ खिलवाड़ किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि रात में भी उसमें इतनी ऊर्जा होगी। उत्तर के राजकुमार के पास इतनी जबरदस्त सहनशक्ति कैसे हो सकती है? वांग किंगसी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। उसने 100 फूलों के टावर में काफी समय बिताया था, लेकिन उसने कभी भी उत्तरी राजकुमार जैसी क्रूरता वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। तब वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, आपकी सेविका केवल एक संदेश देने आई थी और अब जब संदेश दे दिया गया है तो आपकी सेविका विदा ले सकती है। बोलते बोलते वांग किंगसी ने आधा मुड़कर लू चेन को धक्का देकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी शक्ति एक बार फिर गायब हो गई है। वह तुरंत पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करने लगी और लू चेन को धक्का देकर दूर नहीं कर पाए। लू चेन ने तुरंत वांग किंगसी को बाहों में भर लिया और बिस्तर की ओर चल पड़ा। उसे ची शोधन मंत्र से अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना था, इसलिए वह वांग किंगसी को यूं ही भाग जाने नहीं दे सकता था। वांग किंगसी ने आखिरकार गहरी सांस ली। वह कुछ असमंजस में थी। उत्तरी राजकुमार की दासी बनने के बाद उसे भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच वांग किंगसी जल्द ही लू चेन द्वारा दिए गए आनंद में डूब गई। इस दौरान आंगन के बाहर चू युकीन ने काले कपड़े पहनी महिला को लू चेन के कमरे में प्रवेश करते देखा था और तब से वह आंगन के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रही थी। अगर कमरे के अंदर कुछ भी होता तो वह तुरंत अंदर दौड़ पड़ती। उसे अब भी उस काले कपड़े वाली महिला पर भरोसा नहीं था। आखिरकार वह 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट थी। चू युकीन को यह मानना मुश्किल लग रहा था कि काले कपड़े पहनी महिला ने उत्तरी राजकुमार से किसी और मकसद से संपर्क नहीं किया था, लेकिन तभी चू युकीन ने कमरे से एक महिला की हंसमुख आवाज सुनी। चू युकीन का दिमाग खाली हो गया। क्या वह 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में चेना की प्रेमिका है? इस दुनिया में 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट काफी दुर्लभ थे और 9वीं कक्षा की छात्राएं तो और भी दुर्लभ थीं। खुद 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते काले वस्त्र वाली महिला एक राजकुमार की पत्नी बनने को तैयार थी, जो नामात्र का एक बेकार शाही व्यक्ति था, जिसे चू युकीन को पूरी तरह से अविश्वसनीय लगा। चू युकीन को कुछ जिज्ञासा थी कि यह महिला लू चेन को क्यों चुनेगी। अगली सुबह वांग किंगसी लंगड़ाते हुए लू चेन के कमरे से बाहर निकली और ऐसा करते समय उसकी टक्कर चू युकीन से हो गई, जो अभी भी आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। कमरे से बाहर आते देख वांग किंगसी को देखकर चू युकीन का चेहरा उतर गया और उसने उदासीनता से कहा, तुम हो 9वीं कक्षा का एक मार्शल आर्टिस्ट, ओइरान बनने के लिए 100 फूलों के टावर की ओर भागता है और फिर उत्तरी राजकुमार से संपर्क करता है। अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं होती तो कौन इस पर विश्वास करता? लू चेन की मां के साथ एक नौकरानी के रूप में काम करते हुए तरह तरह की साजिशों और योजनाओं को देखने के बाद चू युकीन का मानना था कि वांग किंगसी निश्चित रूप से लू चेन पर कुछ बुरी नजर रखे हुए है।
चू यूकिन को अभी भी वहीं देखकर वांग किंगसी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अंत में चू यूकिन ने बल प्रयोग करने से परहेज किया, क्योंकि लू चेन पहले ही घोषणा कर चुका था कि वांग किंगसी उसकी है। हालांकि चू यूकिन ने फिर भी ठंडी चेतावनी देते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर मुझे पता चला कि चेन र पर तुम्हारा कोई बुरा इरादा है और तुम उसे अपने घिनौने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पीछे की ताकत भी इसकी कीमत चुकाएगी। ये शब्द सुनकर वांग किंगसी हल्की सी मुस्कुराई और फिर बोली, मैडम चू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे बहुत दुश्मनी रखती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम चू रात भर दीवार के पास छिपकर बातें सुनने के बाद ईर्ष्या करने लगी हूँ? वांग किंगसी के बोलते ही चू यूकिन के शरीर के मध्य से हवा का एक झोंका निकला, जिससे उसकी पोशाक का किनारा ऊपर उठ गया। ये देखकर वांग किंगसी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। आंतरिक शक्ति को बाह्य रूप में प्रदर्शित करने के स्तर पर भी वे आधे चरण के ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्थ प्रिंस मैंशन वास्तव में उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। इसके बाद वांग किंगसी ने सिर घुमाया और चली गई। महोदया चू, आपकी नौकरानी आज घर लौट रही है। कृपया निश्चिंत रहें, आपकी नौकरानी केवल राजकुमार की दासी है और राजकुमार के दिल में आपकी जगह के लिए कोई खतरा नहीं है। अध्याय 29 मेरी चाची को जाने दो _ अध्याय 29 मेरी चाची को जाने दो _ वांग किंगसी की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए चू यूकिन गहरी सोच में डूब गई। 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट, और उसने चेना की दासी होने का दावा किया। यदि लू चेन अब महान शिया राजवंश के युवराज होते तो 9वीं श्रेणी की महिला दासी का होना चू यूकिन को जरा भी आश्चर्यचकित नहीं करता, ये देखते हुए कि युवराज के पास वास्तविक शक्ति थी। हालांकि दूसरों की नज़र में लू चेन एक आलसी, भ्रष्ट और निकम्मा व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था, और फिर भी वांग किंगसी स्वेच्छा से उसकी दासी बन गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग किंगसी के पीछे की ताकतों को चेन के भेष का पहले ही पता चल गया हो? या क्या ये संभव है कि चेन एर का समर्थन करने वाली ताकतें वही थीं जो वांग किंगसी के पीछे थीं? उसी क्षण चू यूकिन ने लू चेन को चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस करते हुए उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। तभी लू चेन अपने कमरे से बाहर आया। चू यूकिन के गंभीर चेहरे को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, मैडम चू, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? चू यूकिन ने पूछा, चेन, क्या वांग किंगसी उस ताकत से आती है जो तुम्हें पीछे से समर्थन दे रही है? ये सवाल सुनकर लू चेन पूरी तरह से हैरान रह गया। आखिर कौन सी शक्ति उसे सहारा दे रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम चू को यह विश्वास हो कि वास्तव में कोई शक्ति पीछे से उनका समर्थन कर रही है? लू चेन ने कुछ देर अपने हालिया असामान्य व्यवहार के बारे में सोचा, साथ ही इस तथ्य के बारे में भी कि उसने डेजर्ट ईगल और बैटरेली जैसे आधुनिक आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन किया था, जिससे निश्चित रूप से चू यूकिन को संदेह हुआ कि उसे किसी शक्तिशाली ताकत का समर्थन प्राप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चू, आपको ये कैसे पता चल सकता है? वह निश्चित रूप से सिस्टम के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकता था, लेकिन चू यूकिन को आश्वस्त करने के लिए लू चेन ने एक झूठ करने का फैसला किया। चू यूकिन ने आह भरी और फिर कहा, चेन, वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट है। आपकी चाची वास्तव में आपके मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती, लेकिन जब आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है तो मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको समर्थन देने वाली उस शक्ति की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, और यद्यपि मुझे अभी तक उनका उद्देश्य नहीं पता है, आपको हमेशा उन्हें अपने इशारों पर नचाने देना चाहिए। अगर आप राजधानी में वह पद पाना चाहते हैं तो बस अपनी चाची को बता दीजिए, मैं आपके दादाजी को सूचित कर दूंगा। उस समय आपके दादाजी और चू परिवार दोनों निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होंगे और आपको उन अज्ञात शक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। चू परिवार ने शुरू में लू चेन को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह इतना शर्मनाक साबित हुआ कि वे उसे संभाल नहीं सके। इसके अलावा उसे अब सुनसान उत्तरी शहर भेज दिया गया था, जिससे चू परिवार को अन्य उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार लू चेन चू परिवार के मुखिया का पोता है। सभी राजकुमारों में उसका रक्त संबंध सबसे करीबी है। यदि लू चेन साहस जुटाकर उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल होने के अपने इरादे की खुलकर घोषणा कर दे तो न केवल चू परिवार बल्कि दक्षिण के अधिकांश कुलीन परिवार भी उसका समर्थन करेंगे। चू यूकिन का मानना था कि लू चेन को उन अज्ञात शक्तियों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चू यूकिन की बातें सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसके पास जाकर स्वाभाविक रूप से चू यूकिन का कोमल हाथ थाम लिया। लू चेन के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही चू यूकिन का कोमल शरीर अनायास ही कांप उठा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि अतीत में वे अक्सर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मामलों पर चर्चा करते थे। इसके बाद लू चेन ने कहा, मैडम चू, मैं समझता हूँ कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे पीछे मौजूद बल मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करता है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको सीधे तौर पर नहीं बता सकता, क्योंकि एक बार बताने पर इससे न केवल ग्रेट शिया बल्कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हालांकि मैं आपको एक संकेत दे सकता हूँ। चू यूकिन के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है जो इतना भयानक हो और इतनी अराजकता पैदा कर दे? उसी क्षण लू चेन ने चू यूकिन का कोमल हाथ उठाया और उसकी हथेली पर 2 अक्षर लिखे, अमर। लू चेन द्वारा उकेरे गए अक्षरों को महसूस करते ही चू यूकिन चौंक गई, और यहाँ तक कि उसके परिष्कृत और सुंदर चेहरे पर भी घबराहट के भाव दिखाई दिए।
ये सर्वविदित है कि ये दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें अमरता का कोई अस्तित्व नहीं है। XXX यदि कोई व्यक्ति पौराणिक स्वर्गीय मानव लोक तक भी पहुंच जाता है तो भी उसके जीवन काल में केवल कुछ 100 वर्ष ही जुड़ते हैं। आखिरकार उसकी मृत्यु तो होनी ही है। असंख्य लोगों ने अमर बनने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाया और विभिन्न राजवंशों के कई सम्राटों ने अमरता प्राप्त करने की आशा में अमरों के निशान खोजे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उनके राजवंशों का पतन हुआ और उनकी जगह नए सम्राट आए। लेकिन इस दुनिया में अमरता आज तक एक अप्राप्य किंवदंती से अधिक कुछ नहीं रह गई है। और अब लू चेन ने वास्तव में चू यूकिंग को बता दिया था कि वह जो रहस्य छिपाए हुए है वह अमर लोगों से संबंधित है। तो ये बात चू यूकिंग को बहुत चौंकाए बिना कैसे रह सकती थी। यदि लू चेन के रहस्य का वास्तव में अमर लोगों से कुछ संबंध है तो यह वास्तव में दुनिया में भारी अराजकता का कारण बन सकता है। न केवल अराजकता बल्कि यह अनगिनत राष्ट्रों और राजवंशों के पतन का कारण भी बन सकता है। घबराहट में चू यूकिन ने कहा, चेन, तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज से उन दोनों किरदारों के बारे में किसी को भी, यहाँ तक कि मुझे भी कुछ मत बताना। लू चेन ने पूछा, मैडम चू, क्या आप इतनी जल्दी मेरी बात पर विश्वास कर लेती हैं? चू यूकिन ने उत्तर दिया, मेरे पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपका रहस्यमय हथियार और आपके भीतर से अचानक प्रकट हुई आंतरिक शक्ति ने पहले ही साबित कर दिया है कि आपके शब्द उन दो पात्रों से संबंधित हैं। इस बिंदु पर चू यूकिन ने कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या उस वांग किंगसी और उसके पीछे की शक्ति का उन दो पात्रों से कोई संबंध है जिनका आपने उल्लेख किया था? लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मेरे पास उन्हें नियंत्रित करने का एक तरीका है ताकि वे मुझे धोखा न दे सकें। अगर वे मुझे धोखा देंगे तो वे भी मर जाएंगे। अभी तक ये रहस्य केवल मुझे ही पता है क्योंकि मैं ही इसका एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। ये सुनकर चू यूकिन भावनाओं के उफान से भर उठी और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। ये देखकर लू चेन स्तब्ध रह गया। मैडम चू, आप क्यों रो रही हैं? चू यूकिन ने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और आंखें पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हारी माँ को पता चले कि तुम्हें ऐसा अवसर मिला है तो वह परलोक में भी बहुत खुश होगी। चू यूकिन ने सोचा था कि लू चेन इस जीवन में यूं ही भटकता रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह दिन आ गया जब उसे अमर बनने का मौका मिल सकता था। एक ऐसी चीज जिसकी कई लोग अपने सपनों में कामना करते हैं, और ये लू चेन को मिल गया था। चू यूकिन, जिसने लू चेन को बचपन से बड़ा होते देखा था, उसके लिए दिल से बहुत खुश थी। अमर बनने का अवसर मिलने पर और अमरता प्राप्त करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लू चेन कम से कम कई काम करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए वह अब राजधानी शहर में उस पद के लिए दावेदारी कर सकता है। लू चेन ने चू यूकिन के परिपक्व और आकर्षक शरीर को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, मैडम चू, रो मत, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए। इस समय चू यूकिन के शरीर की सुगंध लू चेन की नाक में पहुंची और उसकी बाहों में कोमल शरीर के साथ उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। लू चेन कुछ हद तक अवाक रह गया। ड्रैगन और टाइगर की गोली वास्तव में सभी बुराइयों का स्रोत थी, जिसने उसे बिल्कुल भी आत्मनियंत्रण से वंचित कर दिया था। जैसे ही चू यूकिन कुछ और कहने ही वाली थी कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से लू चेन को धक्का देते हुए कहा, चेन, मुझे छोड़ दो, अब तुम शादीशुदा हो, एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखना हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। लू चेन ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मैडम चू, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी सबसे करीबी हैं, देखते हैं कौन चुगली करने की हिम्मत करता है। इसके अलावा तुमने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है और हमने इससे कहीं अधिक अंतरंग चीजें की हैं, तो सिर्फ एक गले लगने में क्या बड़ी बात है? ये सुनकर चू यूकिन और भी ज्यादा घबरा गई और उसने लू चेन के शरीर को फिर से धक्का दिया। लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर की कुशलता समाप्त हो गई है और वह बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा पा रही है। चू यूकिन ने जल्दी से कहा, चेन, इसे बंद करो, तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो, तुम्हें शिष्टाचार की आवश्यकता को समझना होगा। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चू, मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप मेरी चाची हैं और मैं आपकी चेन हूँ। इसके साथ ही लू चेन ने चू यूकिन को कसकर गले लगा लिया और दोनों के शरीर पूरी तरह से एक दूसरे से चिपक गए। लू चेन की सांसों की गर्मी महसूस करते ही चू यूकिन को थोड़ा चक्कर आने लगा था। चू यूकिन ने अपने दिल को मजबूत कर लिया, नहीं, यह ऐसे नहीं चल सकता। अध्याय 30। ऐसा लगता है कि चेन एर सचमुच बड़ी हो गई है। अध्याय 30। ऐसा लगता है कि चेन सचमुच बड़ी हो गई है। चू यूकिन को लगा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब उसने शर्मिंदगी और गुस्से के साथ लू चेन से कहा, चेन, अगर तुमने अपनी चाची को नहीं छोड़ा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। चू यूकिन के लाल गाल और गुस्से वाले चेहरे को देखकर लू चेन के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लू चेन को फिलहाल कोई जल्दी नहीं थी। प्राचीन काल में महिलाएं अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखती थीं। भले ही चू यूकिन की लोकप्रियता बहुत अधिक थी, फिर भी शायद वह अभी उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोचा कि उसे धीरे धीरे उसका दिल जीतना होगा। जब लू चेन ने उसे छोड़ा तो चू यूकिन जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन गई, लेकिन उसने उसे डांटना जारी नहीं रखा। चू यूकिन ने अपनी शक्ति को महसूस किया और जब उसे एहसास हुआ कि वह वापस आ गई है तो उसने उत्सुकता से पूछा, चेन, मेरी शक्ति तो अचानक गायब हो गई,
क्या इसका तुम्हारे अवसर से कोई संबंध है? लू चेन ने उत्तर दिया, हाँ, इसका मेरे द्वारा अभ्यास की जा रही साधना तकनीक से एक निश्चित संबंध है। जो भी महिला मुझसे स्नेह रखती है, मेरे शरीर के संपर्क में आने पर वह अस्थायी रूप से अपनी कुशलता खो देगी और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करेगी। ये सुनकर चू युकीन तुरंत लू चेन के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ गई। उसने उसे घूरकर देखा और फिर गुस्से से लाल चेहरा करके बोली, तुम छोटे बदमाश, बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी चाची हूँ, बस करो ये बकवास, मुझे गश्त पर जाना है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही चू युकीन मुड़ी और चली गई, या अधिक सटीक कहें तो वह मुड़ी और भाग गई। इस समय चू युकीन को ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल उछल पड़ेगा और उसका शरीर बेहद गर्म हो गया था। उसने अभी अभी क्या सुना था? वह छोटा बदमाश असल में उसे ही निशाना बना रहा था। उसकी ऐसी सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर वह उसकी चाची थी। हालांकि वे खून के रिश्ते से संबंधित नहीं थे और उसने उसे बचपन से ही बड़ा होते देखा था, और वह विधवा थी, हालांकि कुंवारी थी। उसने कभी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे। वह उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? हालांकि दोबारा सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी अभी अभी अपना आपा खोने लगी थी। जब वह राजधानी में थी तब वह अक्सर लू चेन के शरीर की जांच करती थी और उसे कभी भी ऐसी भावनाएं महसूस नहीं हुई जैसी आज हो रही थीं। महज कुछ महीनों में उसके मन में वास्तव में लू चेन के बारे में इस तरह के विचार आने लगे। चू युकीन को मन ही मन थोड़ा अपराध बोध हुआ। भला वह लू चेन के बारे में दूसरे विचार कैसे रख सकती थी? चू युकीन ने आह भरी और मन ही मन बुदबुदाई, अफसोस, लगता है चेन रस सचमुच बड़ा हो गया है, दिन ब दिन और भी मर्दाना होता जा रहा है। मुझे भविष्य में उससे दूरी बनाए रखनी होगी। इसके बाद चू युकीन ने साधना शुरू की और अपने अशांत शरीर को शांत करने की कोशिश की। इसी बीच लू चेन वहीं खड़ा चू युकीन के सुडौल शरीर और आकर्षक आकृति को देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर आग की लपटों में जलने वाला हो। इसके बाद वह तुरंत उत्तरी आंगन की ओर चला गया। इस समय झो यूयू अभी अभी उठी थी और मुझ जिक्सुआन से मिलने जाने की तैयारी कर रही थी। श्याओ हुआन, मैं पहले मुँह बहन के घर जा रही हूँ, सफाई पूरी करने के बाद आ जाना, उसने कहा। झो यूयू के बोलते ही वह दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन वह अभी वहां से निकली ही थी कि उसकी मुलाकात लू चेन से हो गई। बिना कुछ कहे लू चेन ने झो यूयू के कोमल शरीर को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में चले गए। झो यूयू ने चौंक कर कहा, आह राजकुमार। झो यूयू की आवाज सुनकर बिस्तर ठीक कर रही नौकरानी शियाओ हुआन ने झट से अपना सिर घुमाया। लू चेन को झो यूयू को पकड़े हुए देखकर शियाओ हुआन तुरंत शर्मा गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि राजकुमार के महल में एक नौकरानी के रूप में उसके साथ क्या होने वाला है। शियाओ हुआन झट से एक तरफ हट गई और कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मेजबान और झो यूयू के बीच एक बार स्नेह का संचार हुआ। क्यूई शोधन मंत्र के अनुभव अंक 10 बढ़ गए। कायाकल्प कौशल के अनुभव अंक 20 बढ़ गए। झो यूयू को सफलतापूर्वक गर्भवती करने पर बधाई, आपको 10,000 जिन मूल्य के आलू दिए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले पुरस्कार प्रोत्साहन आधारित हैं और इसलिए मामूली हैं। बच्चे के सफल जन्म पर अधिक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। शरीर के सामान्य होने के बाद लू चेन को काफी बेहतर महसूस हुआ। आज की घटनाओं ने लू चेन को यह एहसास दिलाया कि उसे जल्द से जल्द 9वीं कक्षा में प्रवेश पाना होगा, अन्यथा अगर वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका तो समस्याएं उत्पन्न होना आसान हो जाएगा। उस हवेली के भीतरी आंगन में वह जो कुछ भी करता था उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई परिवार का सदस्य था। लेकिन अगर एक दिन वह राजकुमार के महल को छोड़कर बाहर चला गया और अगर वह सुंदर महिलाओं को देखकर भी खुद पर काबू नहीं रख सका तो उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शांत होने के बाद लू चेन ने अपनी बाहों में मौजूद नन्ही सी बच्ची की ओर देखा। उस समय झो यूयू की आंखें थोड़ी बंद थीं, उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी बाह कमल की जड़ों की तरह कोमल उसके कंधे पर टिकी हुई थी। झो यूयू कद में छोटी और प्यारी थी। लू चेन को थोड़ा अपराध बोध हुआ, ये सोचकर कि हाल ही में उसने उसके साथ जो रिश्ता बनाया था उसकी वजह से उसे ठीक से आराम भी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि वह उसकी प्रेमिका थी, लेकिन लू चेन ने उसे कभी भी केवल बच्चे पैदा करने का साधन नहीं माना। वह वास्तव में बच्चों को पसंद करता था। उसी क्षण लू चेन ने अभी अभी प्राप्त पुरस्कार पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने धीरे से झो यूयू की त्वचा को सहलाया और उसके कान में फुसफुसाया, यूयू, तुम सचमुच मेरी भाग्यशाली सितारा हो। 10,000 किलो आलू की खेती से पूरे उत्तरी शहर में आलू की खेती शुरू करने में कुछ ही साल लगेंगे। ठंडी जलवायु के कारण नॉर्थ सिटी चावल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं था और गेहूं की पैदावार भी अधिक नहीं थी, लेकिन आलू अलग थे। नॉर्थ सिटी की मिट्टी उनकी खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। एक बार जब नॉर्थ सिटी में आलू की खेती शुरू हो जाएगी तो उनके पास भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत होगा और लोगों को अनाज की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। कृषि प्रधान समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बेशक अनाज ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ में अनाज होने से मन भय से मुक्त रहता है। 100 फूलों के टावर में लौटने के बाद कल वाली बूढ़ी महिला फिर से वांग किंगसी के पास गई। संत जी, कल रात जांच कैसी रही? वांग किंगसी ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर का कोई सुराग नहीं मिला। केवल भीतरी प्रांगण में 9वीं श्रेणी की चू युकीन ही मिली थी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने तुरंत कहा, संत देवी, चूंकि रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर अब उत्तरी राजकुमार के महल में नहीं है तो आइए आज रात ही अपना कदम उठाएं। वांग किंगसी ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, मैडम यू, आप जल्दी में लग रही हैं? चेन यू ने जल्दी से कहा, संत देवी, ये कार्य हमें राजकुमार लू शुयुन ने सौंपा है।
यदि हम रक्त चंद्रमा टावर के लोगों के आने के बाद ही कार्य पूरा करते हैं तो राजकुमार लू शुयुन की नज़र में आपकी प्रतिष्ठा बहुत गिर जाएगी। ब्लड मून टावर के आने से पहले काम पूरा कर लेना बेहतर होगा। इससे राजकुमार लू शुयुन आपकी काबिलियत देख सकेंगे। इसके बाद वांग किंगसी ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि राजकुमार लू शुयुन ने पहले ही ब्लड मून टावर से लोगों को भेज दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कुछ भी गलत न हो। अगर हम जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं और लक्ष्य को डरा देते हैं जिससे हत्या का मिशन विफल हो जाता है तो मिस्टी पवेलियन में हम राजकुमार लू शुयुन के दोष के परिणामों को सहन नहीं कर सकते। वांग किंगसी को अपना मन बना लेते देख चेंग यू ने आगे बहस करने की हिम्मत नहीं की। कुछ घंटे बाद नॉर्थ सिटी काले और लाल रंग के कपड़े पहने लोगों का एक समूह एक सराय में बैठा था। अचानक एक पक्षी बांस की टोपी पहने एक आदमी के कंधे पर आकर बैठ गया। उस आदमी ने पक्षी को पकड़ा और उसके पंजे से बंधी एक पर्ची निकाली, फिर उसे खोलकर पढ़ा। सामग्री पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। बहुत बढ़िया, अब जब ग्रैंडमास्टर चले गए हैं तो हे निकम्मे राजकुमार, अब समय आ गया है कि तुम नीचे मेरे भाइयों के साथ शामिल हो जाओ। शाम के समय राजकुमार के महल के भीतरी आंगन में एक और परछाई दिखाई दी। एक अलग समय, वही जगह, वही व्यक्ति। जैसे ही चू युकिन ने परछाई को देखा और अपनी तलवार निकालने ही वाली थी तभी उसने परछाई को बोलते सुना, महोदया चू, इतनी देर रात तक जाग रही हैं? आप राजकुमार की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। लगता है आप राजकुमार की बहुत परवाह करती हैं। वांग किंगसी की आवाज सुनकर चू युकिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, छुप छुप कर घूमना क्या नजारा है। हालांकि लू चेन ने सुबह उससे कहा था कि वांग किंगसी उसकी अपनी है और उन पर उसका पूरा नियंत्रण है। बिना किसी ज्ञात कारण के चू युकिन को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। वांग किंगसी के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। जैसे ही वांग किंगसी कुछ कहने ही वाली थी उसे कमरे से लू चेन की आवाज सुनाई दी, किंगसी, अगर तुम यहाँ हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। लू चेन की आवाज सुनकर वांग किंगसी के पास चू युकिन को दरकिनार करके लू चेन के कमरे में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पिछली रात वांग किंगसी के साथ संबंध बनाते समय लू चेन को एहसास हुआ कि उसे अपने ची शोधन मंत्र के लिए कोई अनुभव अंक नहीं मिल रहे थे। उसने सिस्टम से पूछा तो उसे पता चला कि एक महिला उसे दिन में केवल एक बार ही अनुभव प्रदान कर सकती है। उसने दिन के दौरान वांग किंगसी के साथ पहले ही संबंध बना लिए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से रात में उसे कोई अनुभव अंक नहीं मिले। कोई और विकल्प न होने के कारण लू चेन ने वांग किंगसी से अगले कुछ दिनों तक हर रात आने के लिए कहा था। उसे जल्द से जल्द 9वीं कक्षा में प्रवेश करना था। अध्याय 31 कायाकल्प कौशल का प्रभाव। अध्याय 31 कायाकल्प कौशल का प्रभाव। वांग किंगसी के लू चेन के कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसकी आवाज सुनाई देने लगी। आंगन के द्वार पर खड़ी चू युकिन ने उसकी आवाज सुनकर ठंडे स्वर में कहा, कितनी बेशर्म। स्वाभाविक रूप से चू युकिन अपनी ही चेन र के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, इसलिए वह केवल वांग किंगसी को ही डांट सकती थी। उसके शब्द खत्म होते ही चू युकिन मुड़ी और चली गई। वह दीवार के पीछे छिपकर बातें सुनना नहीं चाहती थी, वरना बाद में शायद वह इसे बर्दाश्त न कर पाए। कमरे के अंदर लू चेन और वांग किंगसी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन टोन सुनाई दी। मेजबान और वांग किंगसी के बीच एक बार भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ जिससे ची शोधन मंत्र के लिए 20 अनुभव अंक प्राप्त हुए। इस भावनात्मक संबंध ने एक भावनात्मक क्रिट को सक्रिय किया जिससे अतिरिक्त 4.0 अनुभव अंक प्राप्त हुए। कायाकल्प कौशल को 20 अनुभव अंक प्राप्त हुए और यह पहले स्तर तक पहुंच गया। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनते ही लू चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका दिल अपार उत्साह से भर गया। उसने सोचा था कि झो यू की गर्भावस्था के बाद ब्लड मून टावर के आगमन से पहले 9वीं कक्षा में प्रवेश करना मुश्किल होगा जब तक कि वह चू युकिन को खुद से दूर न कर दे। अन्यथा वांग किंगसी अकेले उसे प्रतिदिन केवल 20 अनुभव अंक ही प्रदान कर सकती थी, जिसके लिए कम से कम 5 दिन लगते। ये संभव था कि ब्लड मून टावर से आए लोगों के यान काउंटी पहुंचने से पहले उनके पास 5 दिन भी न बचे हों, लेकिन आज उन्होंने एक ही दिन में 60 अनुभव अंक अर्जित कर लिए थे। भावनात्मक आलोचना, वह वास्तव में एक अद्भुत चीज थी। अगर उसे और अधिक भावनात्मक आलोचना करने का मौका मिले तो क्या भविष्य में उसकी उन्नति और भी आसान नहीं हो जाएगी। जैसे ही लू चेन ये सोच रहा था उसने देखा कि उसके हाथ से हरे रंग की गैस निकल रही है। यह क्या है? लू चेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, अब अपने बाएं हाथ से वांग किंगसी को गले लगाया और फिर अपने दाहिने हाथ को गंभीरता से देखा। सिस्टम, मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये कायाकल्प कौशल की शक्ति है। अब से इसका उपयोग मेजबान बीमारियों और चोटों को ठीक करने के लिए कर सकता है। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद लू चेन ने अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया। वह कायाकल्प कौशल की क्षमता को आजमाना चाहता था। जब उसका दाहिना हाथ एक बार फिर वांग किंगसी के कोमल शरीर को छुआ तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रिंस, तुम क्या कर रहे हो? मेरी कमर तो बहुत आरामदायक महसूस हो रही है, उसने कहा। ये सुनकर लू चेन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा भी नहीं था कि वांग किंगसी के शरीर को छूने मात्र से ही कायाकल्प कौशल तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जल्द ही लू चेन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। दरअसल पहले हुए भावनात्मक संघर्ष के दौरान वह क्रोध और उग्रता से इतना भर गया था कि उसने गलती से वांग किंगसी की पतली कमर को घायल कर दिया था। अब उसके दाहिने हाथ में एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा वांग किंगसी के शरीर के अंदर की मांसपेशियों की चोटों को ठीक करने में मदद कर रही थी। यही कारण था कि वह इतना आराम महसूस कर रही थी।
कायाकल्प करने की क्षमता वास्तव में उत्कृष्ट थी। इससे उसे भविष्य में छोटी मोटी चोटों और बीमारियों से जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। उसी क्षण लू चेन ने वांग किंगसी के नितंबों पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस राजकुमार की दासी बनकर कैसा लग रहा है? उसके गाल लाल हो गए, उसकी आंखों में स्नेह भर गया। वांग किंगसी ने जवाब दिया, राजकुमार, कृपया अपने सेवक को इस तरह अपमानित न करें। वांग किंगसी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, लेकिन उसे लू चेन के साथ रहने की आदत हो गई थी। हालांकि उनका रिश्ता कुछ ही बार पनपा था, लेकिन अब वह उससे दूर नहीं रह सकती थी। इस दुष्ट व्यक्ति ने न केवल उसका दिल जीत लिया था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। फिर लू चेन ने कहा, ब्लड मून टॉवर से निपट लेने के बाद आपको राजकुमार के महल में चले जाना चाहिए। ये सुनकर वांग किंगसी कुछ पल के लिए चुप हो गई। सच कहें तो वह भी राजकुमार के महल में जाकर लू चेन की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में एक समस्या आई। क्या उत्तरी राजकुमार के सामने उसकी अहमियत सिर्फ बिस्तर में ही दिखाई जा सकती थी? भले ही उसका शरीर और हृदय दोनों ही उत्तरी राजकुमार के थे, लेकिन वांग किंगसी उसकी नीच इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र साधन नहीं बनना चाहती थी। वह लू चेन के सामने कई तरीकों से अपनी योग्यता साबित करना चाहती थी, तभी वह आगे बढ़ सकती थी, और तभी उत्तरी राजकुमार उस महिला दासी को अधिक महत्व देगा, यहाँ तक कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी और उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। अगर उसने राजकुमार के महल में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा, तो ये संभावना नहीं थी कि उत्तरी राजकुमार उसे दरकिनार कर देगा। इसी विचार के साथ वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, मैं 100 फूलों के टावर में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ और आपके लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना चाहती हूँ। ये सुनकर लू चेन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम राजकुमार के महल में आकर मेरी सेवा नहीं करना चाहते? वांग किंगसी ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है। मुझे बस इतना लगता है कि अगर मैं अभी राजकुमार के महल में आऊं, तो बाद में लोग मुझे राजकुमार के महल से आए हुए व्यक्ति के रूप में पहचान लेंगे, और फिर मैं महाराज के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। ब्लड मून टावर द्वारा किए गए हत्या के प्रयास के बाद राजकुमार लू शुयुन इसे चैन से नहीं बैठने देंगे। वे महामहिम की हत्या के लिए फिर से किसी को भेज सकते हैं। यदि महामहिम ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, तो राजकुमार लू शुयुन चाहे जो भी करें, मैं तुरंत महामहिम को सूचित कर सकता हूँ। वांग किंगसी की बातें सुनकर लू चेन को लगा कि उसमें कुछ सच्चाई है। 100 फ्लावर्स टावर एक आनंद का स्थान होने के कारण खुफिया जानकारी जुटाना वास्तव में आसान बना देता था। इसके अलावा उनके भाई राजकुमार लू शुयुन शायद मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अगर उनके पास मिस्टी पवेलियन की संतनी वांग किंगसी होती, तो शायद वे भविष्य में लू शुयुन की हर गतिविधि पर नजर रख पाते। यह उनके लिए भी अच्छी बात होगी। ये सोचकर लू चेन ने धीरे से वांग किंगसी की कोमल पीठ पर हाथ फेरा और फिर कहा, ठीक है, तो आप 100 फूलों के टावर में ही रहें। अगर मेरे भाई राजकुमार लू शुयुन भविष्य में कोई कदम उठाते हैं, तो मुझे तुरंत सूचित करें। लू चेन द्वारा उसके प्रस्ताव पर सहमति जताने पर वांग किंगसी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। अंततः उसे अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल गया था। एक शानदार शुरुआत, जिसका अर्थ ये भी था कि अब उसकी कीमत केवल लू चेन के मनोरंजन के लिए ही नहीं रह गई थी। अगले दिन सुबह उठकर साधारण भोजन करने के बाद लू चेन चू यूकिन को ढूंढने निकल पड़ा। चू यूकिन मन ही मन उत्सुक थी कि लू चेन को इतना उत्साहित देखकर उसे कैसा लग रहा था। ऐसा क्यों है कि लू चेन हर दिन महिलाओं के साथ संबंध रखता था, लेकिन फिर भी उसके स्वास्थ्य पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। तार्किक रूप से जो व्यक्ति पुरुषों और महिलाओं दोनों की गतिविधियों में संलग्न होता है, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा कम हो जाती है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के लिए महिलाओं के साथ लिप्त होना एक वर्जित बात है। मार्शल आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं, महिलाएं केवल मेरी तलवार निकालने की गति को प्रभावित करती हैं, और यह कहावत यूं ही नहीं बनी है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं के सुखों का आदी हो जाए, तो इससे वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिक्रिया की गति धीमी हो सकती है। चू यूकिन ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि लू चेन के पास कोई दिव्य भाग्य हो जो उसे इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित होने से रोकता हो? चू यूकिन की खूबसूरत निगाहों को खुद पर पड़ते देख लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चू, क्या मुझ पर कुछ लगा है? चू यूकिन को जब होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने जल्दी से खांसते हुए कहा, चेना, मैंने देखा है कि तुम रोजाना महिलाओं के साथ समय बिता रहे हो। वंश को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मैडम चू, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैडम चू, मैं आज आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लू चेन का चेहरा गंभीर हो गया। लू चेन का स्वभाव ही ऐसा था, जब गंभीर मामलों की बात आती थी तो वह मजाक नहीं करता था। लू चेन की गंभीरता देखकर चू यूकिन समझ गई कि कोई महत्वपूर्ण बात जरूर होगी, इसलिए उसने पूछा, चेना, क्या ये राजकुमार के महल के बारे में है? लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने जनरल ली फेंग को बुलवा लिया है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही राजकुमार के महल में पहुंच जाएंगे। जब चू यूकिन ने देखा कि लू चेन ने जनरल ली फेंग का जिक्र किया है, तो उसे एहसास हुआ कि लू चेन जिस बारे में बात करने वाला है वह कोई मामूली बात नहीं होगी। उसी समय बाहर से एक नौकरानी अंदर आई और बोली, राजकुमार, जनरल ली आ गए हैं। लू चेन ने कहा, मैडम चू, चलिए पहले ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोनों राजकुमार के महल के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े।
कवच पहने जनरल ली फेंग प्रशिक्षण मैदान में चहलकदमी कर रहे थे। उनके कवच से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। उन्हें इस बात की जिज्ञासा थी कि उत्तरी राजकुमार इस समय उनसे किस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। नॉर्थ सिटी पहुंचने के बाद से सैनिकों को प्रशिक्षित करने का आदेश देने के अलावा नॉर्थ प्रिंस और कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि दुकानें खोलने का काम भी राजकुमारी ही संभालती थीं, जबकि उत्तरी राजकुमार आंतरिक कक्षों में भोग विलास में मग्न रहते थे। बेशक जनरल ली फेंग हमेशा से मानते थे कि यह उत्तरी राजकुमार का दूसरों को धोखा देने का तरीका था, जिससे बाहर के लोग यह मान लें कि वह एक फिजूल खर्ची करने वाला राजकुमार है। इस समय जनरल ली फेंग के मन में यह विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार ने उन्हें अब इसलिए बुलाया हो क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी अगली योजना को शुरू करने का समय आ गया है। अध्याय 32 ब्लड मून टावर के लिए तैयार किया गया उपहार _ अध्याय 32 ब्लड मून टावर के लिए तैयार किया गया उपहार _ प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने के बाद ली फेंग ने जल्दी से आगे बढ़कर सम्मान व्यक्त किया और कहा, यह विनम्र जनरल राजकुमार लू चेन को सम्मान व्यक्त करता है और मैडम चू से मिला है। लू चेन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुझे सूचना मिली है कि ब्लड मून टावर ने मुझे मारने के लिए हत्यारों को भेजा है। इस बार उन्होंने न केवल 9वीं श्रेणी के 5 विशेषज्ञों को भेजा है, बल्कि ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर भी स्वयं आए हैं। ये सुनकर ली फेंग का चेहरा अचानक बदल गया और फिर उसने पूछा, राजकुमार, क्या आपको यकीन है कि ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर स्वयं आ रहे हैं? ली फेंग ने ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर के बारे में सुना था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हाफ सटे ग्रैंड मास्टर स्तर पर हैं, जिससे वह बहुत चिंतित हो गया था। लू चेन ने कहा, अगर खुफिया जानकारी सही है तो उन्हें खुद आना चाहिए था। चू यूकिन ने एक पल सोचा, फिर कहा, ब्लड मून टावर में वाकई इतनी हिम्मत है कि वह बार बार तुम्हारी हत्या करने की कोशिश करता है। लू चेन ने कहा, किसी के समर्थन के बिना वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लू चेन की ओर देखते हुए ली फेंग ने संकोचपूर्वक पूछा, राजकुमार, आपकी क्या योजना है? ली फेंग जानता था कि लू चेन के पास ऐसे हथियार हैं जो 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकते हैं, इसलिए उसका मानना था कि उत्तरी राजकुमार को ब्लड मून टावर द्वारा भेजे गए हथियारों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि चूंकि लू चेन ने उससे संपर्क किया था, इसलिए इसके पीछे कोई न कोई योजना जरूर रही होगी। लू चेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटवार करते हुए पूछा, जनरल ली, क्या आपने उत्तरी शहर की सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है? ली फेंग ने उत्तर दिया, राजकुमार, निश्चिंत रहें, मेरे नेतृत्व में उत्तरी शहर की सेना पूरी तरह से उत्तरी राजकुमार के महल के साथ एकजुट है। लू चेन ने कहा, अच्छा है, चूंकि ब्लड मून टावर से लोग आ रहे हैं, हमें उनका ठीक से स्वागत करना चाहिए। वैसे जनरल ली, जो सैनिक मुझे शुरू में उत्तरी शहर तक लेकर आए थे, उन्हें बुला लीजिए, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। ये सुनकर ली फेंग ने सावधानी से पूछा, राजकुमार, मुझे उन्हें किस बहाने से बुलाना चाहिए? 100 से अधिक सैनिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे। यद्यपि इनकी संख्या मात्र 100 से कुछ अधिक थी, फिर भी उत्तरी नगर जैसे निर्धन क्षेत्र में ये लोग एक शक्तिशाली बल थे। यदि वे सभी उत्तरी राजकुमार के महल में आ जाते तो यान काउंटी के लोगों में निश्चित रूप से जिज्ञासा का संचार होता। इसके अलावा अब कई लोग नॉर्थ प्रिंस मैंशन पर नजर रख रहे थे। लू चेन के नॉर्थ सिटी पहुंचने के बाद से वह रोजमर्रा के सुख सुविधाओं में लिप्त था। ऐसे में अचानक इतने सारे सैनिकों को बुलाना स्वाभाविक रूप से इस बात पर संदेह पैदा करता था कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन किसी महत्वपूर्ण योजना की तैयारी कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने कहा, बस उन्हें बता दीजिए कि उनके परिवार वाले उत्तरी शहर पहुंच गए हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर उनके साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद हेतु एक भव्य भोज का आयोजन करना चाहता हूं और साथ ही उनके रिश्तेदारों से भी मिलना चाहता हूं। ली फेंग तुरंत लू चेन का इरादा समझ गया और उसने तुरंत कहा, समझ गया राजकुमार, मैं जाकर इसका ख्याल रखता हूँ। फिर ली फेंग मुड़ा और नॉर्थ प्रिंस मैंशन से निकल गया। ली फेंग के जाने के बाद चू यूकिन ने लू चेन की ओर देखकर कहा, चेना, ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर संभवतः हाफ सटे ग्रैंड मास्टर है। मैं शायद उसे रोक सकती हूँ, लेकिन बाकी 5 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि लू चेन के पास मौजूद रहस्यमय हथियार वास्तव में शक्तिशाली था, जो 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में मार सकता था। लेकिन अगर विरोधी एक साथ हमला करते तो लू चेन समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकता था। चू यूकिन कुछ चिंतित थी। ब्लड मून टावर द्वारा लू चेन की हत्या के प्रयास में निश्चित रूप से केवल 6 लोग शामिल नहीं होंगे। पिछली बार उन्होंने लू चेन की हत्या के लिए काफी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे। इस बार नॉर्थ सिटी आते समय वे निश्चित रूप से कई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को भी भेजेंगे। ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट मुख्य बल नहीं थे, लेकिन वे उत्तरी राजकुमार के महल के लोगों से मुकाबला कर सकते थे, जिससे उनके लिए लू चेन की रक्षा करना मुश्किल हो जाता था। पिछली घटना का अनुभव करने के बाद चू यूकिन को भी अपनी शक्ति की सीमाओं का एहसास हो गया था। भले ही वह एक हाफ सटे ग्रैंडमास्टर के हमले को सहन कर सकती थी, लेकिन वह सभी को रोक नहीं सकती थी। अगर पिछली बार लू चेन ने अहम मौके पर वह रहस्यमय हथियार न निकाला होता तो शायद वह अपने चेना को हमेशा के लिए खो देती। लू चेन चू यूकिन की चिंता समझ गया और उससे कहा, मैडम चू, जनरल ली के लौटने तक इंतजार कीजिए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये सुनकर चू यूकिन को थोड़ी उम्मीद जगी। उसे लगा कि लू चेन उसे कोई हथियार दिखाने वाला है, लेकिन वह सोच रही थी कि वह किस तरह का हथियार होगा। इसके बाद राजकुमार के महल में चहल पहल शुरू हो गई।
जब मु जिक्सुआन को पता चला कि लू चेन उन सैनिकों के रिश्तेदारों के लिए एक भोज आयोजित करने जा रही है जिन्होंने उन्हें उत्तरी शहर तक पहुंचाया था, तो उसने मामले की जिम्मेदारी लेने की पहल की। दोपहर तक कई लोग उत्तरी राजकुमार के महल में प्रवेश कर चुके थे। गाड़ियों और आगंतुकों की चहल पहल देखकर लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे सोचने लगे कि क्या उत्तरी राजकुमार ने एक और रखेल रख ली है। यान काउंटी में मिस्टी पवेलियन की मुख्य प्रभारी होने के नाते चेन यू ने नॉर्थ प्रिंस मैंशन में इतने लोगों के आने जाने में कुछ गड़बड़ी देखी। उसने चुपके से अपना वेश बदला और नॉर्थ प्रिंस मैंशन के प्रवेश द्वार पर पहुंची ताकि स्थिति से परिचित किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सके। माफ कीजिए युवा स्वामी, क्या आज नॉर्थ प्रिंस मैंशन में कोई विशेष अवसर है? यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? ये सवाल सुनकर चेन यू के सामने उत्साह का आनंद ले रहे उस युवक ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि उत्तरी राजकुमार उन सैनिकों और रिश्तेदारों को धन्यवाद देने के लिए एक भोज का आयोजन कर रहे हैं जो उन्हें उत्तरी शहर तक लेकर आए थे। फिर उस युवक ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के बिना उत्तरी राजकुमार उत्तरी शहर जाते समय रास्ते में ही मर जाता। युवक का जवाब सुनकर चेन यू ने राहत की सांस ली। तो बात यही थी। उसे लगा था कि उत्तरी राजकुमार को पहले ही संदेह हो चुका है। ब्लड मून टॉवर कुछ ही दिनों में नॉर्थ सिटी पहुंचने वाला था और अगर नॉर्थ प्रिंस को अभी उनकी योजनाओं का जरा सा भी अंदाजा हो गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। इसके बाद चेन यू सौ फूलों के टावर में लौट आया और उसने उत्तरी राजकुमार के महल में आज हुई घटनाओं की रिपोर्ट वांग किंगसी को दी। वांग किंगसी ने नॉर्थ प्रिंस मैंशन में हुई घटनाओं के बारे में सुनकर कुछ हैरानी जताई। अगर लू चेन पहले से ही अपनी रणनीति बना रहा होता तो वह इतनी जल्दी शुरुआत नहीं करता, खासकर तब जब ब्लड मून टावर के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार वास्तव में उन सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हो जिन्होंने उसे उत्तरी शहर तक पहुंचाया था? वांग किंगसी को हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होती थी, लेकिन अब जब वह उत्तरी राजकुमार के लोगों में से एक थी तो उसे उत्तरी राजकुमार की योजनाओं के बारे में बहुत गहराई से जानने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उस रात उसे उत्तर राजकुमार के महल में उनकी सेवा करनी थी। उत्तर राजकुमार क्या कर रहे थे ये जानने के लिए उसे उसी शाम उनसे पूछना था। दोपहर भोज में लू चेन ने धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और फिर उन्होंने सभी को जी भरकर खाने पीने की अनुमति दी। उसी क्षण ली फैंग लू चेन के पास आया और धीरे से बोला, राजकुमार, सभी लोग आ गए हैं। लू चेन ने सिर हिलाया और फिर कहा, भोजन के बाद राजकुमार के महल के पीछे वाले आंगन में आ जाना। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए लू चेन सैनिकों के साथ शराब पीने लगा और उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि बाद में उसका उनसे कोई महत्वपूर्ण काम है। दोपहर के भोजन के बाद नशे में धुत सैनिक पिछले आंगन में पहुंचे। लू चेन ने कहा कि वह उन्हें इनाम देना चाहता है, लेकिन सैनिक मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि उत्तरी राजकुमार ने उनके लिए कुछ योजना बनाई है। पिछवाड़े के आंगन में पहुंचते ही लू चेन ने इन सैनिकों पर एक नजर डाली जिनकी वफादारी का स्तर अधिकतर 80 से ऊपर था और अब वह उन्हें अपने ही लोग मानने लगा था। सभी को इकट्ठा देखकर चू युकीन ने पूछा, चेना, तुमने हमें क्या दिखाने के लिए कहा था? लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर हाल ही में काटी गई कई गायों और भेड़ों को लाने और उन्हें उत्तम कवच में लपेटने का आदेश दिया। फिर उसने एक वयस्क की मुट्ठी से भी बड़ा ग्रेनेड निकाला और सभी से कहा, सभी लोग 50 कदम पीछे हट जाएं। ये शब्द सुनते ही बिना सोचे समझे सभी लोग तुरंत 50 कदम पीछे हट गए। इसके बाद लू चेन ने पिन खींची और ग्रेनेड फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ जिससे नशे में धुत सैनिक चौंककर होश में आ गए और काफी देर तक उनके कानों में भनभनाहट की आवाज गूंजती रही। ग्रेनेड के विस्फोट के साथ ही दूर से सफेद धुएं का गुबार उठा और गायों और भेड़ों को ढकने वाले कवच में अनगिनत छेद दिखाई दिए। ये देखकर सैनिक स्तब्ध रह गए और बिना हिलने डुलने की हिम्मत किए वहीं जड़वत खड़े रह गए। क्या उनका राजकुमार दिव्य गर्जना को बुला सकता है? क्या ये सच हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका राजकुमार अमर हो? हालांकि कुछ सैनिकों का दिमाग अभी भी भ्रमित था। ली फेंग और चू युकिन को पहले ही एहसास हो गया था कि शोर लू चेन के हाथों में किसी चीज के कारण हो रहा था। फिर भी ली फेंग और चू युकिन बेहद सदमे में थे। इस पर लू चेन ने कहा, ठीक है, इधर आओ और देख लो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया लू चेन विस्फोट स्थल की ओर चल पड़ा। अपने राजकुमार को आगे बढ़ते देख सैनिक भी तुरंत उसके पीछे चल पड़े। अध्याय 33 अध्याय 33 अध्याय 33 9वीं कक्षा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करना। अध्याय 33 9वीं कक्षा में प्रवेश का मार्ग। लू चेन को अपना हैंड ग्रेनेड शुरुआत में मिले न्यूबी गिफ्ट पैक से मिला था। उसने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इन ग्रेनेडों के विस्फोट दायरे का परीक्षण करने के लिए लू चेन ने विशेष रूप से एक ग्रेनेड को परीक्षण विस्फोट के लिए बाहर निकाला। न्यूबी गिफ्ट पैक में मिलने वाले ग्रेनेड पृथ्वी पर पाए जाने वाले औसत हैंड ग्रेनेड से कहीं बड़े थे और इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसलिए वे अधिक शक्तिशाली भी थे। जब लू चेन विस्फोट स्थल के पास पहुंचा तो उसने पाया कि 10 मीटर के दायरे में मौजूद सभी कवच ग्रेनेड के विस्फोट से निकले टुकड़ों से भेद दिए गए थे और गायों और भेड़ों के शरीर छेदों से भर गए थे। मवेशियों और भेड़ों के घावों को देखकर सैनिकों के मन में अनायास ही भय का भाव उत्पन्न हो गया। हालांकि वे इस बात से कृतज्ञ थे कि वे काफी दूरी पर थे। अगर वे और करीब होते तो अब तक उनके शरीर खून से लथपथ होकर छेद हो चुके होते। उसी क्षण लू चेन ने चू युकिन और ली फेंग से कहा, जनरल ली, मैडम चू, आपने अभी जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसके बारे में आपका क्या विचार है? ली फेंग ने तुरंत जवाब दिया,
ऐसी दिव्य कलाकृति के साथ राजकुमार निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एकजुट कर देगा। ली फेंग के बोलते ही सैनिक एक साथ घुटने टेककर एक स्वर में बोले, हम राजकुमार को दिव्य कलाकृति प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। राजकुमार निश्चित रूप से विश्व को एकजुट करेंगे और सभी दिशाओं में विस्मय का स्रोत बनेंगे। लू चेन कुछ अवाक रह गया। धिक्कार है, चापलूसों का झुंड। ठीक है, उठो तुम सब। लू चेन की बात सुनकर सैनिक तुरंत खड़े हो गए। फिर चू यूकिन ने पूछा, चेना, क्या वह चीज अभी एक बार इस्तेमाल होने वाली नहीं थी? क्या तुम्हारे पास अभी भी उनमें से कई हैं? लू चेन ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस कुछ दर्जन। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हम उन्हें खुद बना सकते हैं। लू चेन की प्रतिक्रिया सुनकर चू यूकिन मन ही मन रोमांचित हो गई। ऐसी दिव्य कलाकृति के साथ भविष्य में लू चेन के लिए राजधानी में उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जादू से टोपी से खरगोश निकाला जाता है, वैसे ही लू चेन ने अपनी आस्तीन से एक ग्रेनेड निकाला और ली फेंग से कहा, जनरल ली, मैं आपको पहले इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जब उस दिन ब्लड मून टावर से हत्यारे आएंगे तो इसका इस्तेमाल करके उनका जोरदार स्वागत करना। जैसा आप आदेश दें, मेरे राजकुमार। फिर लू चेन ने ली फेंग और सैनिकों को ग्रेनेड का इस्तेमाल करना सिखाया। स्वाभाविक रूप से इस बार बिना पिन खींचे सैनिकों को इसका उपयोग करने का तरीका दिखाने के बाद लू चेन ने उनसे कहा, उत्तरी राजकुमार सैनिकों को पुरस्कार वितरित कर रहे थे, तभी स्वर्गीय वज्र ने राजकुमार के महल पर प्रहार किया, जिससे उत्तरी राजकुमार भयभीत होकर पूरी दोपहर अपने कमरे में छिपे रहे। लू चेन की बात सुनकर सैनिकों को तुरंत उसका इरादा समझ आ गया। आखिरकार ग्रेनेड के विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि राजकुमार के महल के आसपास के पड़ोसियों ने इसे जरूर सुना होगा। अगर उन्हें कोई बहाना नहीं मिला तो इससे लोगों के बीच संदेह पैदा हो सकता है। लू चेन के बोलते ही उसने तुरंत लोगों से पिछवाड़े की सफाई करवाई और फिर वह सामने वाले आंगन में लौट आया। ली फेंग और सैनिकों के पिछवाड़े से चले जाने के बाद उनके रिश्तेदार आगे आए और पूछने लगे कि अभी अभी क्या हुआ था। ली फेंग और बाकी सभी ने दावा किया कि अभी अभी उनके पिछवाड़े में आकाशीय वज्रपात हुआ था, जिससे राजकुमार काफी डर गए थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उत्तरी राजकुमार के महल पर आकाशीय वज्रपात होने की खबर यान काउंटी में फैल गई, जिससे लोग ये सोचने लगे कि क्या उत्तरी राजकुमार ने कुछ ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसके कारण उसे बिजली का झटका लगा। एक ही समय पर 100 फ्लावर्स टावर वांग किंगसी लॉफ्ट में बने खूबसूरत सोफे पर आराम कर रही थी। उसने अपने क्लाउड अटायर को ढीला ढाला बांध रखा था, जिससे उसका बेहद आलसी स्वभाव झलक रहा था। उसी क्षण चेन यू लॉफ्ट में पहुंची। मैडम यू, आप यहाँ क्यों आए हैं? वांग किंगसी ने सबसे पहले पूछा। चेन यू ने उत्तर दिया, संत देवी, हमारे लोगों को पता चला है कि दोपहर में उत्तरी राजकुमार के भोजन करने और अपने सैनिकों को पुरस्कार देने के बाद आकाश से बिजली गिरी, जिससे उत्तरी राजकुमार इतना भयभीत हो गया कि वह अपने कमरे में छिप गया और पूरी दोपहर बाहर नहीं निकला। ये सुनकर वांग किंगसी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर सौंदर्य सोफे से उठी और उनके चेहरे पर काफी दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। ये कुछ दिलचस्प है, क्या उत्तर राजकुमार को कोई चोट आई है? वांग किंगसी को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि लू चेन सचमुच आकाशीय वज्रपात से भयभीत होकर पूरे दोपहर अपने कमरे में छिपा रहा और बाहर नहीं निकला। उसे केवल ये संदेह था कि उत्तर राजकुमार किसी तैयारी में लगा हुआ है। यह विचार कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय गर्जना से डर सकता है स्पष्ट रूप से लोगों का ध्यान भटकाने का एक हथकंडा है। इस समय चेन यू ने कहा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। वांग किंगसी ने उदासीनता से कहा, तो मैं आज रात फिर से उत्तरी राजकुमार के महल में कुछ जानकारी जुटाने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर चेन यू ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, संत देवी, आप हर रात उत्तरी राजकुमार के महल में जाती हैं। चू यूकिन के लिए आपको ढूंढना बहुत आसान है। रक्त चंद्रमा टावर के लोगों के आने से पहले मुझे लगता है कि फिलहाल आपके लिए उत्तरी राजकुमार के महल में न जाना ही बेहतर होगा। वांग किंगसी ने कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आमतौर पर भीतरी आंगन के पास नहीं जाती, इसलिए चू यूकिन को पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वांग किंगसी खड़ी हो गई, कपड़े बदलने और उत्तरी राजकुमार के महल की ओर जाने के लिए तैयार। आधी रात के सन्नाटे में नॉर्थ प्रिंस मैंशन के भीतरी आंगन में एक काली आकृति फिर से प्रकट हुई। इस समय चू यूकिन भीतरी प्रांगण में गश्त कर रही थी। दिन में हुए ग्रेनेड हादसे के कारण उसे चिंता थी कि जासूस उत्तरी राजकुमार के महल में सूचना जुटाने आ सकते हैं, इसलिए वह आज रात अतिरिक्त सतर्क थी। जब चू यूकिन ने उत्तर राजकुमार के महल के मुख्य प्रांगण में एक काले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति को अकड़ते हुए प्रवेश करते देखा तो वह कुछ करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने काले वस्त्र पहने महिला को हंसते हुए कहते सुना, ये सेविका मैडम चू को प्रणाम करती है। आपको शुभ संध्या मैडम। वांग किंगसी की आवाज सुनकर चू यूकिन ने ठंडी सी झंझनाहट के साथ कहा, अपना मुखौटा हटाओ। वांग किंगसी ने बिना किसी झिझक के अपना मुखौटा उतार दिया और वांग किंगसी की पहचान की पुष्टि करने के बाद चू यूकिन ने वांग किंगसी से कुछ भी कहे बिना तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। चू यूकिन की दूर जाती आकृति को देखकर वांग किंगसी के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और फिर उसने मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मैडम सचमुच मुझे नापसंद करती हैं। उसके शब्द समाप्त होते ही वांग किंगसी लू चेन के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में प्रवेश करने के बाद वांग किंगसी ने ये पता लगाने की योजना बनाई थी कि क्या दिन के दौरान राजकुमार के महल में कुछ हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके शब्दों को एक चुंबन ने रोक दिया। वांग किंगसी कुछ हद तक अवाक रह गई। हालांकि उत्तर राजकुमार के बारे में उसकी राय में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उसे ये भी पता चला कि उत्तर राजकुमार के व्यभिचारी होने की अफवाहें बिल्कुल सच थीं। उत्तर के राजकुमार को अब औरतों का दीवाना कहना उचित नहीं था।
वह वासना से भरे लोगों के बीच एक भूखे भूत के समान था। वांग किंगसी को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि लू चेन इतना उत्सुक क्यों था। लू चेन ची रिफाइनमेंट मंत्र के दूसरे स्तर को पार करने से केवल 30 अनुभव अंक दूर था। वह स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक था। वह 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए बेताब था। वांग किंगसी के साथ उनकी भावनात्मक साधना पूरी होने के बाद अंततः सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। मेजबान ने वांग किंगसी के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित किए, जिससे ची शोधन मंत्र के अनुभव अंक 20 बढ़ गए। भावनात्मक क्रिट ट्रिगर होने पर अनुभव अंक 40 और बढ़ गए। ची शोधन मंत्र दूसरे स्तर पर पहुंच गया, जिससे कायाकल्प कौशल के अनुभव अंक 10 बढ़ गए। मेजबान को 9वें ग्रेड क्षेत्र में पहुंचने पर बधाई। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनने के बाद लू चेन आखिरकार शांत हो गया। फिर उसने अपने शरीर में एक विशाल शक्ति का प्रवाह महसूस किया, जिससे उसका शरीर पल भर में हल्का हो गया और ऐसा लगा जैसे उसके पास असीमित ऊर्जा हो। इतना ही नहीं, उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई थी और उनका मस्तिष्क असाधारण रूप से सतर्क हो गया था। अपने कौशल स्तर में हुई इस अनोखी उन्नति का आनंद लेने के बाद लू चेन भावुक हुए बिना नहीं रह सका। तो 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट होने का अनुभव ऐसा होता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। जब वह राजधानी शहर में था तो वह हमेशा सोचता था कि वह अपना शेष जीवन एक साधारण व्यक्ति बनकर आराम से बिताएगा, क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं थी और वह मार्शल प्रशिक्षण की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम को समझने के बाद उसने आधे साल से भी कम समय में 9वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। कैसा अद्भुत है! अपनी शारीरिक शक्ति में वृद्धि के साथ अब उसके पास खुद की रक्षा करने की कुछ क्षमता आ गई थी। भविष्य में वह उत्तर शहर के विकास की दिशा का पता लगाने और योजना बनाने के लिए बाहर जाने पर विचार कर सकता है। अध्याय 34 अंधेरी और तूफानी रात। अध्याय 34 अंधेरी और तूफानी रात। कुछ दिनों के बाद 100 फ्लावर्स टावर। आज कई ग्राहक 100 फ्लावर्स टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे कसकर बंद थे और दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर संदेश लिखा था कि आधे महीने बाद होने वाली ओइरान प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए 100 फ्लावर्स टावर को अस्थायी रूप से नवीनीकरण के कार्य के लिए बंद किया जाएगा। इस तरह की घटना कोई असामान्य बात नहीं थी। 100 फ्लावर्स टावर के यान काउंटी में सबसे जीवंत स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का कारण इसकी निरंतर उन्नयन और नवीनीकरण प्रक्रिया थी, जो हमेशा अपने ग्राहकों को नए और रोमांचक अनुभव प्रदान करती थी। इसके अलावा हर उन्नयन और नवीनीकरण के साथ कई खूबसूरत युवतियां आती थीं और इस नवीनीकरण की प्रत्याशा ने 100 फ्लावर्स टावर के ग्राहकों को आकर्षित किया। बेशक 100 फ्लावर्स टावर का ये जीर्णोद्धार वास्तव में जीर्णोद्धार नहीं था, बल्कि ब्लड मून टावर से आए मेहमानों के आगमन के कारण हुआ था। इस समय 100 फूलों के टावर की ऊपरी मंजिल पर बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति उत्तर राजकुमार हवेली की दिशा में देख रहा था। वांग किंगसी अपने पतले पैरों को क्रॉस करके एक दीवान पर बैठी थी, जिससे उसका नितंब थोड़ा सा सोफे में धंसा हुआ था। इस समय लियू युआन ने कहा, धन्यवाद सुश्री वांग, मुझे अपने हाथों से बदला लेने का अवसर देने के लिए। लियू युआन की नजर में अगर मिस्टी पवेलियन उत्तरी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो उस रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर के बिना भी उनके लिए उत्तरी राजकुमार को मारना पूरी तरह से संभव था। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी और ब्लड मून टावर के मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उत्तरी राजकुमार की हत्या की योजना पर चर्चा शुरू कर सकें, जिससे ब्लड मून टावर को कार्रवाई करने का अवसर मिल गया। वांग किंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा, टावर मास्टर लियू, मैंने आज तक आपके लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार किया कि इस हत्या को बिना किसी चूक के अंजाम दिया जा सके। लियू युआन ने कहा, मिस वांग, इसे चाहे जिस तरह से देखें, वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया है। इस समय लियू युआन के मन में उत्तरी राजकुमार के महल में घुसकर स्वयं उत्तरी राजकुमार का सिर कलम करने की तीव्र इच्छा भड़क रही थी। ये संभव था कि उसके छोटे भाई लियू टोंग की हत्या उत्तरी राजकुमार हवेली के रहस्यमय ग्रैंडमास्टर ने की हो, लेकिन फिर भी उसने इस ऋण का श्रेय उत्तरी राजकुमार को दिया। कारण सीधा सादा था। पहला, वह उस रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता था, और दूसरा, चूंकि लियू टोंग की मृत्यु उत्तरी राजकुमार की हत्या के प्रयास में हुई थी, इसलिए यह मामला उत्तरी राजकुमार से जुड़ा हुआ था। चूंकि रहस्यमय ग्रैंडमास्टर को न तो खोजा जा सका और न ही पराजित किया जा सका, इसलिए उत्तरी राजकुमार की हत्या करके अपना क्रोध निकालना ही एकमात्र विकल्प था। शुरू में उसने सोचा था कि निकम्मे राजकुमार की हत्या करना आसान होगा, इसलिए उसने अपने भाई को भेजा। हालांकि अगली बार जब उसने लियू टोंग को देखा तो उसके भाई का शरीर पहले ही जलकर राख हो चुका था। यदि उत्तरी राजकुमार उसके हाथों नहीं मारा जाता तो उसकी गहरी नफरत को शांत करना मुश्किल होगा। इस समय वांग किंगसी ने पूछा, टावर मास्टर लियू, क्या आप आज रात कोई कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? लियू युआन ने कहा, हाँ, मैं उत्तर के राजकुमार का सिर कलम करने और स्वर्ग में अपने भाई की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वांग किंगसी ने कहा, बहुत अच्छा, आज रात हमारा मिस्टी पवेलियन ब्लड मून टावर को पूरा सहयोग देगा। टावर मास्टर लियू, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। लियू युआन ने पूछा, सुश्री वांग, बस ये सुनिश्चित करने के लिए क्या आप एक बार फिर पुष्टि कर सकती हैं कि उत्तर राजकुमार का पीछा करते हुए राजकुमार के महल तक आए रहस्यमय ग्रैंडमास्टर वास्तव में चले गए हैं? वांग किंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस मामले की जांच करने के लिए राजकुमार के महल का कई बार दौरा किया है।
मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर वास्तव में राजकुमार के महल को छोड़कर चू परिवार में लौट आए हैं। लियू युआन ने कहा, अगर ऐसा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वांग किंगसी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, टावर मास्टर लियू, भले ही हमारे मिस्टी पवेलियन द्वारा एकत्रित जानकारी गलत हो, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही रहस्यमय ग्रैंडमास्टर नॉर्थ प्रिंस मैंशन में वापस आ जाए, आपकी ताकत के साथ उसे रोकना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक आप उसे व्यस्त रखेंगे, हम निश्चित रूप से उत्तरी राजकुमार का ख्याल रख सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद लियू युआन को वांग किंगसी की बातें तर्कसंगत लगीं। आखिरकार इस बार उनके पास 5 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट और एक हाफ सटे ग्रैंडमास्टर थे। अगर उस रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर को छोड़ दें तो नॉर्थ प्रिंस मैंशन में केवल एक ही 9वीं श्रेणी का व्यक्ति है, चू युकिन। एक अकेली 9वीं कक्षा 6 9वीं कक्षाओं को रोक नहीं सकती। तो आज रात उत्तरी राजकुमार की मृत्यु निश्चित है। अगर वह रहस्यमय ग्रैंडमास्टर आ भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसी क्षण वांग किंगसी ने नॉर्थ प्रिंस मैंशन का नक्शा निकाला और कहा, यह नॉर्थ प्रिंस मैंशन का नक्शा है। आज रात हमारे ऑपरेशन के दौरान हमारे मिस्टी पवेलियन के लोग सीधे पिछले आंगन में जाकर नॉर्थ प्रिंस के भागने के रास्तों को रोकेंगे। सामने वाले आंगन का मामला ब्लड मून टावर को सौंपा गया है। वाइस टावर मास्टर लियू, इस योजना के बारे में आपका क्या विचार है? यदि वाइस टावर मास्टर लियू के पास कोई अन्य विचार है तो उन्हें बेझिझक प्रस्तावित करें। लियू युआन ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलिए मिस वांग के कहे अनुसार करते हैं। हालांकि अगर उस समय चू युकिन मुझे रोकने की कोशिश करती है तो क्या मैं मिस वांग से उसे थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए कह सकता हूँ, ताकि मैं उत्तरी राजकुमार का सिर ले सकूं? चू युकिन से निपटना मुश्किल था। अगर वह लू चेन की हत्या करने से रोकने के लिए सामने आती तो उसे उसके जाल से निकलने में कुछ समय लग सकता था। हालांकि वह 9वीं श्रेणी के अन्य हथियारों से लू चेन को मरवा सकता था, लेकिन लियू युआन ने इसे स्वयं करना अधिक पसंद किया। वांग किंगसी ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद वांग किंगसी ने कहा, ठीक है, तो चलिए हम सब अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दौरान नॉर्थ प्रिंस मैंशन में जब ब्लड मून टावर 100 फ्लावर्स टावर पर पहुंचा तो लू चेन को वांग किंगसी द्वारा दिया गया संदेश मिला और उसने तुरंत सैनिकों को इकट्ठा करना और राजकुमार के महल के अंदर घात लगाना शुरू कर दिया। इस बार उसने सैनिकों को कुल 20 ग्रेनेड वितरित किए, जो लियू युआन और उसके आदमियों से निपटने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थे, और उन्हें तुरंत ग्रेनेड नहीं फेंकने थे। पहले वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि ब्लड मून टावर के लोग घात लगाकर बैठे लोगों के घेरे में प्रवेश नहीं कर जाते। उसके बाद ही सैनिक तीर चलाएंगे। यदि उन पर अच्छी तरह से घात लगाकर हमला किया जाता तो भले ही लियू युआन के साथ आने वाले लोगों का स्तर कम से कम तीसरी या चौथी श्रेणी का होता, उनमें से अधिकांश तीरों से मारे जाते। ये ग्रेनेड मुख्य रूप से उन 5 9वीं श्रेणी के हथियारों और ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर से निपटने के लिए थे। अपनी 3 गर्भवती पत्नियों, जिनमें मुजिक्सुआन भी शामिल थी, को डरने से बचाने के लिए लू चेन ने उन्हें समय से पहले ही राजकुमार के महल के भीतर एक गुप्त मार्ग में स्थानांतरित कर दिया था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बस रात होने का इंतजार करना बाकी था। ठंडी रात की हवा जोर से चल रही थी। आज रात न तो चांद था और न ही तारे। ऊपर घने बादल छा गए थे, मानो आकाश गिरने ही वाला हो। उस समय नॉर्थ प्रिंस मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। समय बीतता गया और फिर काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह सीधे राजकुमार के महल के मुख्य द्वार से अंदर घुस आया। जब लियू युआन और उसके आदमी राजकुमार के महल में दाखिल हुए तो उन्हें द्वार पर एक भी व्यक्ति नहीं मिला, यहाँ तक कि गश्त करने वाला कोई भरोसेमंद सहायक भी नहीं था। इससे लियू युआन को अचानक बेचैनी महसूस हुई। इतने बड़े राजकुमार के महल में बिल्कुल भी पहरेदार न होना असंभव था। ये संभव है कि उत्तरी राजकुमार को उनके आगमन की भनक लग गई हो और वह पहले ही भाग निकला हो। उस समय लियू युआन ने इस संभावना पर विचार भी नहीं किया कि उत्तरी राजकुमार का महल उनके लिए घात लगाकर हमला कर सकता है। आखिरकार इस बार वे जितने 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट लाए थे उनकी संख्या काफी थी और वे एक साधारण राजकुमार के महल को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लियू युआन के विचार में भले ही उत्तरी राजकुमार के महल को उनके आने की जानकारी हो, उत्तरी राजकुमार केवल डरकर भाग जाएगा, न कि उनके लिए घात लगाएगा। अगर उत्तरी राजकुमार ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया होता तो वह ऐसा काम कभी नहीं करता। इस क्षण लियू युआन का चेहरा गंभीर हो गया। अगर उत्तरी राजकुमार सचमुच भाग निकला था तो उत्तरी राजकुमार को मारने में कुछ और समय लग सकता है। राजधानी इंतजार नहीं कर सकती थी और वह खुद भी अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तब लियू युआन ने अपने अधीनस्थों से कहा, मुझे ढूंढो, चाहे तुम्हें 3 फीट जमीन खोदनी पड़े, मेरे लिए उत्तर राजकुमार को ढूंढो। अध्याय 35 अमर। उत्तरी राजकुमार के महल में एक अमर है _ अध्याय 35 अमर। उत्तरी राजकुमार के महल में एक अमर है। जैसे ही लियू युआन ने आदेश दिया, ब्लड मून टावर के लोग तुरंत नॉर्थ प्रिंस मैंशन में उमड़ पड़े। जैसे ही ब्लड मून टावर के सदस्य प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे, आसमान से अनगिनत तीर बरसने लगे। इसी क्षण किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, टावर मास्टर, हमें धोखा दिया गया है। आकाश से बरसते तीरों को देखकर लियू युआन जरा भी घबराया नहीं। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये तो बस आखिरी कोशिश है। 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को महज तीरों की बारिश से नहीं मारा जा सकता था, और वह खुद एक हाफ सटे ग्रैंडमास्टर था जो अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी रूप से प्रदर्शित कर सकता था। इन तीरों का उसे लगना नामुमकिन था
और अगर लग भी जाता तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उनकी नज़र में इस तरह के घात लगाकर किए गए हमले और छिपकर किए गए आक्रमण महज तुच्छ हरकतें थीं। लियू युआन ने तुरंत कहा, अभी इसी वक्त मेरे करीब आओ। ये सुनकर ब्लड मून टावर के सदस्य तुरंत एक दूसरे की ओर मुड़े और फिर अपने हाथों में मौजूद तलवारों को लगातार घुमाते हुए आकाश से बरस रहे तीरों को रोकने लगे। लू चेन ये दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, तो क्या यही वो दुनिया है जहां मार्शल आर्ट का अस्तित्व है? पिछली बार जब वह श्रद्धांजलि अर्पित करने उत्तरी शहर आया था तब वह रथ के अंदर था और उसने अपने भरोसेमंद साथियों को तीरों की बौछार से बचाव करते हुए नहीं देखा था। आज का दृश्य उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था। बिना ढाल का इस्तेमाल किए, सिर्फ हाथों में तलवारों के बल पर वे सचमुच आसमान से आ रहे तीरों की बौछार को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ लोग पूरी तरह से बचाव करने में असमर्थ रहे और गोली लगने से मारे गए, लेकिन ब्लड मून टावर के अधिकांश लोग बच गए। आज के दृश्य ने लू चेन को ये भी एहसास दिलाया कि सिस्टम द्वारा उसे दिए गए खंडित हथकंडे कितने महत्वपूर्ण थे। अगर ग्रेनेड न होते तो शायद प्रिंस मैंशन में मौजूद कुछ ही लोगों के साथ वे ब्लड मून टावर के हथियारों से निपटने में असमर्थ होते। इस समय लू चेन को भी राहत का एहसास हुआ। वह इस बात से आभारी था कि सिस्टम द्वारा दिए गए नवागंतुक उपहार पैक में ग्रेनेड जैसे आधुनिक घातक हथियार शामिल थे। जैसे ही राजकुमार के महल के सैनिकों ने तीर चलाना समाप्त किया, लियू युआन ने दूर की छतों की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तीरों की यही सीमा है? क्या आपको सच में लगता है कि इससे हमारी मौत हो जाएगी? क्या उत्तर राजकुमार बहुत भोला है? लू चेन का लियू युआन से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे ली फेंग और बाकी लोगों से कहा, इनसे परेशान मत हो, बस ग्रेनेड फेंको, सेफ्टी पिन खींचो और 3 सांसों का इंतजार करो। ये सुनकर ली फेंग और अन्य लोगों ने झटपट अपनी छाती से ग्रेनेड निकाल लिए। इस समय ग्रेनेड पकड़े हुए सैनिक कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने इस हथियार की शक्ति को देख लिया था। वे इस बात से भयभीत थे कि कहीं वे गलती से ग्रेनेड फेंकने में असफल न हो जाएं। अगर वे उन्हें फेंकने में कामयाब नहीं होते तो संभवतः उनकी ही मौत हो जाती। सैनिकों को इतना घबराया हुआ देखकर लू चेन ने कहा, चिंता मत करो, ये तुम पर नहीं फटेगा। लू चेन के शब्द खत्म होते ही ली फेंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ग्रेनेड की पिन निकाल दी और 2 सेकंड से भी कम समय तक उसे पकड़े रहने के बाद उसने जोर से ग्रेनेड को ब्लड मून टावर की भीड़ में फेंक दिया। हालांकि ली फेंग 7वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन ग्रेनेड जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करते समय वह बहुत घबरा जाता था। असल में लू चेन चाहता था कि वे ग्रेनेड को हवा में ही फोड़ दें, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वे मार्शल आर्टिस्ट ग्रेनेड को वापस लात मार सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो वे खुद मुसीबत में पड़ जाते। सौभाग्यवश जब ली फेंग का ग्रेनेड भीड़ के बीच गिरा तो लियू युआन और अन्य लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो ये भी मान लिया कि यह उत्तर राजकुमार हवेली द्वारा फेंका गया एक पत्थर मात्र था और ली फेंग द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से आसानी से बच गए। लियू युआन ने फिर उपहास करते हुए कहा, हा, क्या उत्तरी राजकुमार का महल इतना गरीब हो गया है कि उनके पास तीर नहीं है और वे केवल पत्थर फेंक सकते हैं? हालांकि लियू युआन के शब्द समाप्त होते ही भीड़ के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! सफेद धुएं के एक झटके के साथ आसपास के लोग या तो मर गए या घायल हो गए और पूरा दृश्य विलाप की आवाजों से भर गया। ये देखकर ब्लड मून टावर के लोग बुरी तरह डर गए और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। जब भीड़ के बीच दूसरा ग्रेनेड फटा, तब जाकर ब्लड मून टावर के मार्शल आर्टिस्ट घबराकर भागने लगे, मानो वे पागल हो गए हों। हे भगवान, हे आकाशीय गर्जना, भागो! उत्तरी राजकुमार के महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्य वज्रपात कर सकता है। एक अमर! उत्तरी राजकुमार के महल में एक अमर है। ब्लड मून टावर के सदस्यों को तितर बितर होते देख लियू युआन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से दहाड़ा, वहीं रुक जाओ, जो भी भागेगा मैं उसे मार डालूंगा। इससे पहले कि लियू युआन अपनी बात पूरी कर पाते, प्रिंस मैंशन के एक सैनिक ने लियू युआन की ओर एक ग्रेनेड फेंक दिया। लियू युआन मूर्ख नहीं था, उसे समझ आ गया था कि इसी चीज के कारण अभी अभी विस्फोट हुआ था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इसमें इतनी विनाशकारी शक्ति क्यों थी, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि यह खतरनाक थी। लियू युआन ने तेजी से अपने पैरों से जमीन पर धक्का दिया और उसका शरीर 10 कदम पीछे हट गया। फिर भी जब ग्रेनेड फटा तो उसका एक छर्रा उसके पैर को छूते हुए निकल गया, जिससे उसके पैर से मांस और खून अलग हो गया। लियू युआन को भाग्यशाली लोगों में से एक माना जाता था, क्योंकि उसके सबसे करीब मौजूद 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की सीधे एक हथगोले से टक्कर हो गई थी, जिससे वह तुरंत 1 दर्जन से अधिक खून से लथपथ छेदों से फट गया था। इस दृश्य को देखकर लियू युआन का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह डरा हुआ था। उसने इससे पहले कभी ऐसा विचित्र हथियार नहीं देखा था। ये देखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लगता था, लेकिन जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसने 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में मार डाला। इससे उनकी समझ पूरी तरह से बदल गई। उसने कभी ऐसे हथियार के बारे में सुना ही नहीं था। इस दुनिया में ऐसा हथियार भला कैसे मौजूद हो सकता है? यदि उस राजवंश के पास ऐसा घातक हथियार होता तो वे संभवतः बहुत पहले ही दुनिया को एकजुट कर लेते। एक ही समय पर राजकुमार के महल के पीछे के आंगन में जब वांग किंगसी और 100 फ्लावर्स टावर के लोग राजकुमार के महल के पिछले आंगन में पहुंचे तो उन्होंने भी जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी। उन आवाजों को सुनकर वांग किंगसी क्षण भर के लिए रुक गई। उसी क्षण चेन यू ने उसके बगल में कहा, संत देवी, ऐसा लगता है कि जल्द ही बारिश होने वाली है, जिससे हमें आने जाने में मदद मिलेगी। चेन यू को लगा कि गड़गड़ाहट बिजली की कड़क है, लेकिन वांग किंगसी की राय स्पष्ट रूप से अलग थी।
हालांकि रात का आसमान वास्तव में घने बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन आवाज स्पष्ट रूप से ऊपर आकाश से नहीं आ रही थी, साथ ही उसमें काफी गूंज भी थी। सामने के आंगन में कुछ जरूर हुआ होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उत्तरी राजकुमार के पास कई रहस्य थे। इसी क्षण मिस्टी पवेलियन के हत्यारों में से एक ने अचानक चेतावनी दी, संत देवी, यहाँ लोग हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, 100 फ्लावर्स टावर में मौजूद हर कोई तुरंत सतर्क हो गया। वे राजकुमार के महल के पिछले दरवाजे पर मुख्य रूप से उत्तरी राजकुमार के भागने के रास्ते को रोकने के लिए आए थे, इसलिए पिछले दरवाजे पर लोगों की उपस्थिति का मतलब था कि उत्तरी राजकुमार और उसके साथी भागने की योजना बना रहे थे। जैसे ही मिस्टी पवेलियन के लोगों को लगा कि वे नॉर्थ प्रिंस मैंशन के गुर्गों को भागते हुए देखने वाले हैं, तभी उन्होंने हरे रंग के क्लाउड अटायर में सजी और बालों को क्लाउड बन में बांधे एक खूबसूरत महिला को धीरे धीरे पीछे के आंगन के दरवाजे की ओर चलते हुए देखा। मिस्टी पवेलियन के लोगों ने उस महिला को तुरंत पहचान लिया, जो नॉर्थ प्रिंस मैंशन की 9वीं श्रेणी की विशेषज्ञ चू यूकिन के अलावा और कोई नहीं थी। चू यूकिन को पिछले आंगन में प्रकट होते देख चेन यू और मिस्टी पवेलियन के अन्य हत्यारे अचंभित रह गए। चू यूकिन जैसी 9वीं श्रेणी की विशेषज्ञ उत्तरी राजकुमार की रक्षा के लिए उसके साथ क्यों नहीं थी? ऐसे समय में वह पिछले आंगन की ओर क्यों भाग रही थी? क्या हो रहा था? अचानक सबके मन में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। चू यूकिन ने ठंडे स्वर में पूछा, इतनी देर हो चुकी है, मिस वांग कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? वांग किंगसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह नौकरानी निश्चित रूप से राजकुमार की सेवा करने के लिए उत्तरी राजकुमार के महल में आई है। चू यूकिन ने ठंडी सी आवाज में कहा, क्या चेना की देखभाल के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत होती है? इस मौके पर चेन यू ने पहल करते हुए आगे बढ़कर वांग किंगसी के सामने आकर कहा, संतान, आपको सामने वाले आंगन में जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ बुरा लग रहा है, मुझे उसे रोके रखने दीजिए। चेन यू अपना वाक्य पूरा कर पाती उससे पहले ही उसे अपनी पीठ पर एक ठंडक का एहसास हुआ, जिसके बाद पूरे शरीर में एक तेज दर्द फैल गया। चेन यू ने थोड़ा नीचे देखा, उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि तलवार की धार उसकी छाती में धंसी हुई है। उसने अपना सिर घुमाया तो पता चला कि उस पर हमला करने वाला वांग किंगसी था। संत, आप। इसके बाद वांग किंगसी ने अपनी तलवार निकाली और चेन यू के बोलने से पहले ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर मिस्टी पवेलियन के हत्यारे हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उनकी संत देवी ऐसे समय में उनके ही खिलाफ हो जाएंगी। इस समय वांग किंगसी ने चू यूकिन से फिर कहा, मैडम चू, मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप इस नौकर की मदद करें ताकि वह इन लोगों से छुटकारा पा सके और उन्हें भागने न दे। वांग किंगसी की बातें सुनकर मिस्टी पवेलियन के हत्यारे मूर्ख नहीं थे और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वांग किंगसी ने राजकुमार लू शुयून के साथ विश्वासघात किया था। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग भागो, हमें संत के विश्वासघात की खबर फैलानी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिस्टी पवेलियन के हत्यारे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उस समय चू यूकिन ने बस चारों ओर एक ठंडी नजर डाली। कुछ ही देर में राजकुमार के महल के पिछले दरवाजे पर 1 दर्जन से अधिक अतिरिक्त शव पड़े थे। अध्याय 36 भाई, समय बदल गया है। अध्याय 36 भाई, समय बदल गया है। मिस्टी पवेलियन के हत्यारों से निपटने के बाद चू यूकिन और वांग किंगसी एक साथ ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े। वांग किंगसी को कुछ जिज्ञासा थी कि चू यूकिन ने ऐसे समय में उत्तर राजकुमार को छोड़ने की हिम्मत क्यों की। हालांकि वह जानती थी कि उत्तर राजकुमार कुछ हद तक सक्षम हो सकता है। आखिरकार ब्लड मून टावर ने इतने सारे 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे और उनमें एक अर्धचरण ग्रैंडमास्टर भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि चू यूकिन को अपनी बेटी चेन र के मारे जाने की बिल्कुल भी चिंता न हो? या फिर क्या चू यूकिन को लगता था कि लू चेन ब्लड मून टावर के हथियारों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है? क्या नॉर्थ प्रिंस मैंशन की ताकत सचमुच इतनी बढ़ गई थी? वांग किंगसी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। तभी वे राजकुमार के महल के प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच गए। ब्लड मून टावर के लोगों को प्रशिक्षण मैदान में घिरा देखकर वांग किंगसी वहीं जम गए। इस समय प्रशिक्षण मैदान में लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन ये सभी शव ब्लड मून टावर के हत्यारों के थे। फिलहाल ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर लियू युआन के साथ केवल 2 9वीं श्रेणी के अधिकारी ही जीवित बचे थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तीनों खून से लथपथ थे और यह स्पष्ट था कि 9वीं श्रेणी के 2 जीवित मार्शल आर्टिस्ट गंभीर रूप से घायल थे। यदि उनका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो मृत्यु निकट ही थी। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था। क्या नॉर्थ प्रिंस मैंशन के सैनिकों ने वास्तव में ब्लड मून टावर द्वारा भेजे गए सभी हत्यारों को एक ही बार में पकड़ लिया था? वांग किंगसी को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह जानती थी कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन में कुछ ताकत हो सकती है, लेकिन उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन इतने कम समय में ब्लड मून टावर के हत्यारों के साथ स्थिति को सुलझा सकता है। ये 5वीं कक्षाएं थीं और साथ ही हाफ सटिप ग्रैंडमास्टर भी। अगर नॉर्थ प्रिंस मैंशन में वाकई में मास्टर रील्म का कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता भी, तो भी इतने सारे लोगों को 1/4 घंटे से भी कम समय में निपटाना संभव नहीं होना चाहिए था, है ना? नॉर्थ प्रिंस मैंशन ने ये कैसे किया? इसी क्षण वांग किंगसी ने अपना सिर घुमाकर लू चेन की ओर देखा, जो दूर से प्रशिक्षण मैदान की ओर आ रहा था। अगर वह ये जानना चाहती थी कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन ने ये कैसे किया, तो शायद उसे इंतजार करना होगा और बाद में खुद नॉर्थ प्रिंस से पूछना होगा। इसी दौरान जमीन में गड़ी तलवार से अपने घायल शरीर को सहारा देते हुए लियू युआन ने दांत भींचे और ठंडी हंसी के साथ कहा, जब उसने उत्तर राजकुमार को धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलते देखा, उत्तर राजकुमार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही सबसे गहरे छिपे हुए होंगे।
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके धोखे में आ गई है। इस समय लियू युआन की पहले वाली सतर्कता खत्म हो चुकी थी। ज्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन उसके लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। केवल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बचे थे। नॉर्थ प्रिंस मैंशन ने जिस तरह का हथियार अभी अभी निकाला है, उसे तो एक हाफ सटे ग्रैंडमास्टर भी पूरी तरह से झेल नहीं पाएगा। मुझे डर है कि एक सच्चा ग्रैंडमास्टर भी शायद ऐसा न कर पाए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सचमुच एक निकम्मे राजकुमार के हाथों मारा जाएगा। लियू युआन की बातें सुनकर लू चेन ने उदासीनता से कहा, टावर मास्टर लियू, क्या आपके कुछ अंतिम शब्द हैं? बाद में जब ये राजकुमार ब्लड मून टावर को नष्ट कर देगा, तब शायद मैं आपके अंतिम शब्द आपके टावर मास्टर तक पहुंचा सकूं। लियू युआन जोर से हंसा, बेशर्म बच्चे, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लियू युआन ने अचानक जमीन में गड़ी तलवार निकाली और सीधे लू चेन की ओर दौड़ पड़ा। लियू युआन के चेहरे पर एक उग्र और गर्व भरी मुस्कान आ गई। अगर उत्तर राजकुमार पहले बाहर न आया होता तो वह निश्चित रूप से उसे मार नहीं पाता, लेकिन उत्तरी राजकुमार को इस समय उसका मजाक उड़ाने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए था। इतनी कम दूरी से और एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर होने के बावजूद गंभीर रूप से घायल होने पर भी एक निकम्मे व्यक्ति को मारना संभव था। ये दृश्य देखकर वान किंगसी का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाई, ओह नहीं। ठीक उसी समय जब वान किंगसी को लगा कि लू चेन खतरे में है, उसने पाया कि उसके आसपास के लोग गतिहीन खड़े थे। राजकुमार के महल के सैनिक और चू युकीन चुपचाप खड़े होकर सारा दृश्य देखते रहे, मानो उन्होंने लू चेन के साथ मिलकर मरने के लियू युआन के इरादे को देखा ही न हो। वान किंगसी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार के महल के सैनिक और चू युकीन इतनी शांति से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे थे। लियू युआन एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर थे। अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता तो मरने से पहले अपने साथ 9वीं कक्षा के किसी उच्च स्तरीय छात्र को ले जाना कोई समस्या नहीं होती। लेकिन राजकुमार के महल के लोग इस दृश्य के प्रति उदासीन थे। जल्द ही वान किंगसी को समझ आ गया कि राजकुमार के महल के लोगों ने उस दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। उसी क्षण उसने देखा कि लू चेन ने एक काले रंग का डंडे जैसा हथियार निकाला और उसे लियू युआन की ओर निशाना बनाया, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। लू चेन के हाथ में छड़ी देखकर लियू युआन जोर से हंसा, एक तुच्छ राजकुमार अकेले मुझसे युद्ध करने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें लगता है कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लियू युआन ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं हिल रहा था, और जब उसने लू चेन को एक छड़ी निकालते हुए देखा तो उसे लगा कि लू चेन पागल हो गया है और अपनी जान लेना चाहता है। जब तक लियू युआन बोल रही थी तब तक वह लू चेन के सामने पहुंच चुकी थी। इस सीट के लिए नरक में जाओ। जैसे ही लियू युआन की तलवार लू चेन पर वार करने वाली थी, वांग किंगसी का दिल धड़क उठा। हालांकि उस समय जो उसे आशंका थी वह नहीं हुई। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लू चेन पीछे हट गया। टकराना। गोली चलने की आवाज सुनते ही लू चेन मुस्कुराया और बोला, दोस्त, समय बदल गया है। अगले ही पल लियू युआन का शरीर तुरंत बाहर की ओर उड़ गया और उसकी पीठ में एक बड़ा खून से लथपथ छेद दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर वान किंगसी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अभी अभी क्या हुआ था और वह तेज आवाज किस बात की थी? उसने केवल लियू युआन को उत्तरी राजकुमार पर तलवार चलाते हुए देखा था। फिर उत्तरी राजकुमार ने एक छड़ी पकड़े हुए लियू युआन का सामना किया, जिसके बाद लियू युआन दूर जा गिरा और उसके शरीर में एक बड़ा खून से सना हुआ छेद दिखाई दिया। उत्तरी राजकुमार ने हिलडुल भी नहीं किया था, फिर भी लियू युआन की मृत्यु हो गई। वान किंगसी मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया कि लू चेन के हाथ में मौजूद काली छड़ी ने ही लियू युआन की हत्या की थी। वान किंगसी का दिमाग चकरा गया था। एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर बस यूं ही मर गया। नॉर्थ प्रिंस के हाथ में ऐसा कौन सा भयानक हथियार था? क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार हो सकता है जो एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर को पल भर में मार सके? वान किंगसी के दिमाग ने तुरंत हाल की सभी घटनाओं को आपस में जोड़ दिया। अंततः उसे समझ में आ गया कि ब्लड मून टावर पर हत्या का पहला प्रयास क्यों विफल रहा था, और अंततः उसे समझ में आ गया कि नॉर्थ प्रिंस ब्लड मून टावर के हत्या के प्रयासों से बिल्कुल भी क्यों नहीं डरता था। उसी समय उसे ये भी समझ में आया कि चू युकीन समेत नॉर्थ प्रिंस मैंशन के सैनिक नॉर्थ प्रिंस के खतरे के प्रति उदासीन क्यों थे। नॉर्थ प्रिंस के लिए खतरा कहाँ था? खतरे में तो लियू युआन था। एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर ने नॉर्थ प्रिंस पर महज एक नजर डाली और देखते ही उसके शरीर में पल भर में एक बड़ा खून से लथपथ छेद हो गया। ऐसे हथियार के साथ नॉर्थ प्रिंस को किसी भी हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर की तो बात ही छोड़िए, शायद एक ग्रैंडमास्टर भी उस रहस्यमय हथियार का सामना नहीं कर पाएगा। लू चेन के हाथ में फिर से काली छड़ी देखकर वान किंगसी के निर्मल माथे पर अनायास ही ठंडे पसीने बहने लगे। उस काली छड़ी से खून की तेज गंध आ रही थी, जिससे वान किंगसी का कोमल शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। दरअसल इस दृश्य को देखकर सिर्फ वान किंगसी ही नहीं बल्कि ली फेंग और अन्य लोग भी हैरान रह गए थे, जिन्होंने पहले लू चेन को बैटरेलेई का इस्तेमाल करके 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट पर निशाना साधते हुए देखा था। पिछली बार जब ब्लड मून टावर ने नॉर्थ प्रिंस की हत्या करने का प्रयास किया था, तब नॉर्थ प्रिंस का निशाना केवल 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन इस बार नॉर्थ प्रिंस के हाथों मरने वाला व्यक्ति हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर था। एक हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर, यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे अदालत भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करती। इसके अलावा पिछले ग्रेनेड से ब्लड मून टावर के इस हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर की मौत भी नहीं हुई थी, लेकिन नॉर्थ प्रिंस के सामने, नॉर्थ प्रिंस के रहस्यमय हथियार के सामने इस हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर को मारना महज एक पल की बात थी।
लियू युआन की पीठ में खून से लथपथ विशाल घाव को देखकर लगभग हर किसी की रीढ़ की हड्डी में से हरण दौड़ गई। कुछ क्षणों के लिए प्रशिक्षण मैदान रात के कब्रिस्तान की तरह शांत हो गया, जब तक कि ब्लड मून टावर के शेष 2 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों की दया की गुहार ने सन्नाटा नहीं तोड़ा और लोगों को होश में नहीं लाया।